हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक नए टॉपिक की, टाइम एंड वर्क। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनको भी ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्रैश कोर्स को शेयर करते रहिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। और आप लोगों से जो हमें प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। बाकी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टाइम एंड वर्क में आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलने की कोशिश मैं करूँगा। अब देखिए, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत पहले सीखा होता है। बचपन याद आता है जब इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो, है ना, कि एक किसी काम को अगर 10 दिनों में करता है तो वो जो हम लिखते थे ना कि एक दिनों में, अगर लिखते थे ना कि 1 डे में एक इतना करेगा, तो हम लिखते थे ना 1/10, अगर आपको याद हो। ये तो बचपन याद दिलाने वाली कहानी है, लेकिन यही बचपना ना आपके साथ धोखा कर देता है। ठीक है, अभी भी जो लोग ये 1/10 लिखते हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले तो कि इसका मूल मंत्र क्यों है, ये क्यों 1/10 लिखते थे और हम ये कैलकुलेट करते थे, और कब हमें इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए हम लोग करते क्या थे, हम लोग कहते थे कि ए अगर किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है तो हम बोलते थे कि एक दिन का जो उसका काम है वो 1/10 है। तो हम ये मान लेते थे कि वो काम जो 1 यूनिट है वो टोटल वर्क का यूनिट है। अब मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिर 1 ही क्यों, आखिर 1 ही क्यों? किसने बताया कि वर्क 1 यूनिट है? ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा कि भाई 1 यूनिट काम बताया किसने, लेकिन बचपन से करते हुए आए तो रट के बैठे हुए हैं, सोचने की ज़रूरत कभी पड़ी कहाँ कि क्यों सोचे कि यहाँ 1/10 क्यों लिख रहे हैं। भाई अगर टोटल काम 1 यूनिट का होगा तभी तो 1 डे में किया गया काम 1/10 होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि दिमाग में बत्ती जली थोड़ी सी। फिर मैंने कहा कि भाई हमारे पास ए ही नहीं, हमारे पास बी भी है। तो मैं कहूँगा कि अच्छा बी भी है तो बी के वर्क का रेट क्या है? तो आप कहोगे बी के जो काम करने का रेट है ना, वो मालूम है कि वो 20 डेज लगाता है। तो आप कैलकुलेट करते थे कि 1 डे का जो बी का काम होगा वो आपका 1/20 होगा। फिर से आपने क्यों 1/20 लिखा? क्योंकि आपने टोटल वर्क को 1 यूनिट मान रखा है। यहां से फिर आप निकलता था कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आपका मिलता था कि 1/10 प्लस 1/20 काम करेंगे। ये 1/10 1/20 आ गया। फिर अगर आप इसको एलसीएम लेते थे तो ये 20 हो गया, और यहाँ पर ये बनता था आपका 2 + 1, यानी ये बन गया 3/20। अब देखो ये 3/20 क्या है? ये कहते थे कि ए और बी द्वारा मिला के एक दिन किया गया काम है, एक दिन का काम है। अब अगर टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है तो आपको बताना है कितने दिन लगेंगे। तो इसी का जो रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये क्या है, ये वो काम है जो एक दिन में करते हैं ये लोग। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/20/3। तो अब देखो इसी फॉर्म में ये भी लिखा गया कि अगर वर्क 1 यूनिट है तो ये कितना दिन लगेगा, वो 20/3 लगेगा। अगर आपको याद हो कि अगर आप इसको ए डेज और बी डेज में लिखते थे, ऐसे ए और बी को लिख के अगर आप चलो, देखो क्या होगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, फिर ये 1/a हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखते 1/a, यहाँ लिखते 1/b, और फिर अगर आप एलसीएम लेते तो यहाँ बनता a + b/ab। यहाँ पर ये फिर अल्टीमेटली अगर डेज में कन्वर्ट करते तो ये ऐसे आ जाता 1/ab/a + b, और यहाँ आप कहते इतने दिन लगने वाले हैं, ab/a + d। तो कई लोग तो ये फॉर्मूला भी रट के बैठे रहते हैं। ठीक है, अब जरा एक मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर इसको 1 यूनिट ना मानता, मैं अगर x यूनिट मान के चलता ना सर, तो देखो क्या होता। यहाँ पर आप कहते ये x/a x/b हो जाता, और x/a अगर x/b होता तो यहाँ x कॉमन आ जाता, और फिर आप इसको ऐसे लिख पाते, ध्यान से देखो, x/ab/a + b। वहाँ भी ये नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं, क्योंकि अब वर्क यूनिट जो है वो टॉप पे है, x यूनिट काम करना है तो वो ab/a + b हो गया। अब देखो यहीं से एक चीज़ मैं आपको आज समझा देता हूँ जो जीवन में पहली बार शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये 1 यूनिट लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी, इसीलिए आपने कई सारे सवालों में, अगर आपको याद हो, आप एलसीएम अप्रोच लगाते हो। वो क्या है? वो एलसीएम अप्रोच यही है सर, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट की तरह रट लेते हो, आपको लोग बता देते हैं और आप मान लेते हो, महापुरुषों की बातें मान लेते हो तुरंत ही। ठीक है कि एलसीएम मानना है, अरे एलसीएम मानना है तो क्यों मानना है भाई, समझा रहा हूँ। ये जो वर्क का टोटल यूनिट है ना, वो तो आपकी इच्छा है, आप क्या मान रहे हो, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 है, √5 मान लो। अल्टीमेटली एक्स का फर्क ही नहीं पड़ता है, टोटल काम की बात हो रही है।
तो देखो अब सबसे आसान नंबर क्या हुआ इस केस में, या तो 1 हुआ ऑब्वियसली, या तो 1 हुआ, और या फिर एलसीएम हुआ। देखो एलसीएम का फायदा क्या होता है, एलसीएम से फायदा क्या होगा कि अगर मैंने x को ऐसा नंबर चुना, भाई जब मेरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी चुन सकता हूं, तो अगर मैं एलसीएम को एक ऐसा नंबर चुनूं कि वो दोनों का एलसीएम है, x को ऐसा चुनूं, तो क्या होगा, x अपॉन इंटीजर होगा, x अपॉन भी इंटीजर होगा। इसलिए हम यूजुअली वर्क को एलसीएम मानते हैं सहूलियत के लिए, पर वो कोई शॉर्टकट नहीं है सर, अगेन समझा रहा हूं मैं आपको, तो समझा रहा हूं, ठीक है, कि वो कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 10,000 1 मिलियन 1 बिलियन, आपकी श्रद्धा, ठीक है। तो घर पे समय व्यतीत ना हो रहा हो तो एक बार वर्क को 199 यूनिट मान लेना, ठीक है, आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो x बाई एक्स बाई बी, तो x को एलसीएम मानने से फायदा होता है क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू से डील करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये तरीका छोड़ा तो ये तरीके पे क्यों पहुंचे, क्योंकि यहाँ इंटीजर से डील करना आसान होता है। मैं इसी सवाल की बात करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने वर्क को 10 और 20 का एलसीएम माना होता, यानी मैंने 20 मान लिया होता, तो आप कहते एक दिन में किया हुआ काम यहाँ पर आ जाता 2 यूनिट्स पर डे। यहाँ पर 20 माना तो ये 1 यूनिट्स आ गया, इंटीजर ही आएगा। अगर एलसीएम माना है तो सारे नंबर्स जो फ्रैक्शंस में आ रहे थे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको मिला के देखो, इंटीजर को जोड़ना तो आसान है ना बचपन में, इसीलिए हमने पहले एडिशन ऑपरेशन सीखा था, वो भी इंटीजर्स का। तो इसमें इसीलिए तेजी नजर आती है, इसमें कोई कमाल नहीं है। तेजी नजर क्यों आती है, क्योंकि ये सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर को ऐड करना बचपन में सीखा हुआ है। 3 आ गया। आप बताओ आप कि 3 यूनिट्स पर डे आप कर रहे हो, 20 यूनिट करना है तो कितना दिन लगेगा आपको, 20/3 हो गया आंसर। तो इसलिए जब आप बड़े हो जाते हो तो आप एलसीएम अप्रोच लगाना शुरू करते हो, ठीक है। एलसीएम अप्रोच की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा अप्रोच है और ये समझ में भी आ गया कि क्यों यूज करते हैं। लेकिन एलसीएम अपने आप में अकेला ही ऐसा अस्त्र नहीं है जो आपको बेस्ट बनाएगा। एक अस्त्र और है, वो अस्त्र है परसेंटेजेस। उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया ना परसेंटेजेस, तो परसेंटेज और एलसीएम का जो कॉम्बो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब मैंने कहा कि टोटल वर्क यहाँ पर 1/10 है एक दिन का, यहाँ पर 1/20 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है वो आपको मैंने परसेंटेज में ही बताया था कि भाई ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना जरा, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 1/20 कितना हो गया, 5%। तो यूजुअली जब टाइम एंड वर्क के सवालों की बात करते हैं तो जो फ्रैक्शंस आते हैं वो एक्चुअली परसेंटेज में आप पढ़ चुके होते हो। कभी अगर वैसे फ्रैक्शंस नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, एलसीएम है हमारे पास। तो हमें एलसीएम में तो मास्टरी करनी है, जो कि मास्टरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली पता है कि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, फिर कौन सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। टोटल वर्क यूनिट हम मान लेंगे और टोटल वर्क यूनिट मान के निकाल लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का जो अप्रोच होता है वो नॉन फ्रैक्शंस के लिए बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज का बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटेज का देखिए बेनिफिट ये होता है कि जब एलसीएम अप्रोच आप यूज़ करोगे ना, तो एलसीएम अप्रोच में देखो क्या है कि जो टोटल वर्क है वो हर बार डिफरेंट डेटा के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम तो रहेगा नहीं। भाई मैंने कहा कि एक 20 दिन में ख़त्म कर रहा है और एक 32 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका एलसीएम डिफरेंट होगा। और एक 8 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, इसका एलसीएम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, हर बार अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग वर्क यूनिट्स हर बार आने वाली हैं तो इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग वर्क होता है, जैसे मैं कहूँगा किसी ने कुछ दिन काम किया, जो रिमेनिंग वर्क होता है ना वो निकालना मैनुअली पड़ता है, क्योंकि हर बार टोटल वर्क डिफरेंट होगा। लेट्स से यहाँ पर टोटल वर्क डिफरेंट आ रहा है, 24 आ रहा है, यहाँ कुछ और आएगा। तो हर बार रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको डन वर्क निकालने के बाद रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हर बार अलग अलग होगा, अलग अलग डेटा सेट के लिए यहाँ पर आपको वो ऑपरेशन मैनुअली करना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज अप्रोच क्या कहता है, भाई कोई भी काम है अपने आप में टोटल काम को हमेशा 100% बोलते हैं, 100%, 100%। तो मैंने आपसे बोला कि भाई एक किसी काम को करने चला और एक की एफिशिएंसी थी कि ऐसी कि वो 20 दिनों में ये काम कर पाता, तो आप कहते ये तो हुआ 5% पर डे। भाई कोई काम 20 दिनों में ख़त्म कर पाता है, 100% काम 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा, 5% होगा ना, 5% पर डे आपने बोल दिया। ये हो गई इसका रेट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब जरा बताओ अगर इसने लेट्स से मैंने बोला कि 12 दिन काम किया, तो आपको पता है ना कि 60% काम हो जाएगा। अगर ए ने 12 दिन किया, 60% काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जैसे ही आपने ये 60% देखा, बेहतर बात यह है कि हमेशा टोटल वर्क 100% रहेगा
और जब आप 60 को देखोगे, 60 को देखोगे, तो 100 से जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल रिएक्शन होता है, सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क है वो 40% का है। आप अब समझ गए होगे ना कि परसेंटेज क्यों ज़्यादा बेहतर अप्रोच है एलसीएम से। मैं अब एलसीएम को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स वैल्यू के केसेस में या कई बार होता है जब आप परसेंटेज में कंफर्टेबल इतने नहीं हो, एलसीएम अप्रोच होती है बेहतर, लेकिन परसेंटेज अप्रोच का आना आपको और बेहतर बनाता है। मतलब आपके पास एक ऐसा वेपन है कि जब हमारे पास नोन फ्रैक्शंस होंगे, वी आर गोइंग टू बी मैजिकल, हम तेजी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे और आप परसेंटेज में इतने एफिशिएंट नहीं हो, आप एलसीएम अप्रोच को यूज कर सकते हो। द बेनिफिट इज कि एक ऑपरेशन से आप सेव कर रहे हो अपने आप को, और वो कौन सा ऑपरेशन है आप जरा मुझे बताओ। वो ऑपरेशन है, पहली बात तो मल्टी बार आप एलसीएम अप्रोच में आपको कई बार डिवाइड करना पड़ता है, ऑल्दो वो डिवीजन फास्ट होता है क्योंकि एलसीएम होता है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर आपको डेली का वर्क निकालना पड़ता है, फिर रिमेनिंग वर्क में माइनस करना पड़ता है। परसेंटेज में बताओ, अगर नॉन फ्रैक्शन है तो परसेंटेज वर्क का पता है। मैंने बोला कि कोई एक काम को भाई 20 दिनों में करा तो 5% पर डे तो पता ही है। परसेंटेज जो फ्रैक्शन कन्वर्जन मैंने आपको बोला था ऑटोमेटिक रखो। वर्क डन अगर मालूम है तो रिमेनिंग वर्क पता है क्योंकि टोटल वर्क हमेशा 100% होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस थोड़ा फास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे फास्ट अप्रोच हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। वो एग्जाम्पल देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, और एक और चीज़ आपको जाननी होती है जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, वो होती है एफिशिएंसी। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी मतलब लोगों के रेट ऑफ वर्क का रेशियो क्या है, ये एफिशिएंसी कहलाता है। तो देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें कई बार बोलता है कि ए जो है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ये मैंने बोला, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो ये सिंपल से क्या कर रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी का डबल है, ए बी से दुगना एफिशिएंट है। इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये हो गया कि अगर आपने इन दोनों को सेम वर्क में लगाया, ठीक है, कि भाई तुम दोनों लोग क्या करो, अलग अलग एक ही काम करो, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, आपको पता है क्या होगा कि अगर ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 2 गुना है तो क्या होगा, सेम वर्क करने में जो टाइम ए लगाएगा और जो टाइम बी लगाएगा उसका रेशियो क्या होगा सर, 2:1 होगा कि 1:2 होगा। 2:1 नहीं, 1:2 होगा, ठीक है भाई। जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो कम टाइम लेगा, जो कम एफिशिएंट है ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर उनको एक ही काम करना है अलग अलग तो ए जो है आधा टाइम लगाएगा। ये रिएक्शन आपको बनाना है अपना फास्ट, थोड़ा तेजी से ये चीज़ होनी चाहिए अगर सेम काम की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमने इनको सेम टाइम दिया, मतलब हमने कहा एक काम करो, तुम भी इतना टाइम काम करो, तुम भी इतना टाइम काम करो, अगर टाइम सेम दिया तो जो वर्क डन रेशियो होगा इन दोनों का, पता ही है सर कि अगर आपने इनको बराबर समय दे दिया तो जो काम ए करेगा ना उतने ही टाइम में बी आधा ही काम कर पाएगा, तो वो 2:1 हुआ। मतलब एफिशिएंसी रेशियो और सेम कांस्टेंट टाइम में वर्क डन रेशियो एक ही बात हुई। ये रिएक्शन आपको थोड़ा बेहतर बनाना है कि सेम वर्क के लिए जो आपका एफिशिएंसी रेशियो होता है और जो टाइम रेशियो होता है वो रिवर्स में होते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कि परसेंटेज का कॉम्बो थोड़ी एफिशिएंसी की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाती है। मैं आपको एक छोटा सा अगर एक एग्जांपल दूं इस एफिशिएंसी के केस को लेके, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चंस आप बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो हम बहुत सारे भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं देखेंगे। लेकिन आपको देखिए एक चीज़ ये समझनी है कि जब मैं कहता हूँ ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, इसका एक मतलब और भी होता है कि आप कभी भी इस ए को ना 2 बी से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि एक ए जो है ना 2 बी के बराबर है इन टर्म्स ऑफ वर्क, काम के सिलसिले में एक ए जो है ना 2 बी के बराबर है। तो ये रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हो कि ए को उठा के 2 बी के बराबर कर दिया, है ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा आंसर आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले मैं क्वेश्चन पे मूव करूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने आपसे एक चीज़ बोली कि भाई ए जो है ना बी से दुगना एफिशिएंट है, और मैं कहता हूँ इन दोनों को मिला के ये दोनों मिल के ना कोई काम जो है कर रहे हैं लेट्स से 30 डेज में या 20 डेज में, 20 डेज मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि ए और बी एक दूसरे के साथ मिल के अगर काम करेंगे तो 20 दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, और ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 2 गुना है। तो बताओ बी अकेले कितने दिनों में काम कर देगा। आप ध्यान से देखना, आप कहोगे ए और बी को आपने मिलाया तो ये काम कितने दिनों में हुआ, 20 दिनों में।
और आप कह रहे हो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। ए और बी की अगर एफिशिएंसी बराबर है, सॉरी 2 गुना है ए की एफिशिएंसी बी से, तो आप एक ए को क्या बोल सकते हो, 2b बोल सकते हो, 2b बोल सकते हो, जोड़ दो, ये क्या हो गया 3b, 20 दिनों में काम कर रहा है। आप मुझे बताओ अगर 3 बीज मिल के आपस में 20 दिनों में काम कर रहे हैं तो एक अकेला होगा तो कितना टाइम लगेगा, 20/3 मत बोल देना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है सर, धोखा ना करें अपने साथ। लॉजिकली सोचें कि आपने अपना घर बनवाने के लिए 3 मजदूर लगाए, उन्होंने 20 दिन लिया आपका घर बनाने में, ठीक है। अगर एक ही मजदूर होगा तो कितना टाइम लगाएगा सर, 3 गुना टाइम लगाएगा, 60 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ से देखो बिना किसी कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस के आपका आंसर आ गया। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताऊं, इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से रिलेट करो रियल सिचुएशन से, बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे कितना आसान था सोचना कि भाई 3 मजदूर 20 दिन तो अकेला मजदूर 60 दिन, सिंपल। इस तरह से सोचोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी और आपके क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से निकलेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इस एफिशिएंसी रूट से अगर आपको अलग अलग निकालना होता, ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना, पता है ये अगर 60 दिन आया तो ये ए का कितना हो जाएगा, 30 दिन होगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी डबल है तो टाइम टेकन क्या होगा, हाफ होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको सीधे ऐसे लगाते हैं कि देखो 20 दिन लगाते हैं लोग अगर एक साथ काम करते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ 5% है कि नहीं, एक दिन में ए और बी मिला के कितना काम करेंगे, अगर टोटल काम 20 दिनों में हो रहा है तो 5% करेंगे। अब एफिशिएंसी रेशियो क्या दिया हुआ है सर, 2:1 दिया हुआ है। अगर एफिशिएंसी रेशियो 2:1 दिया हुआ है तो इस 5% को ना, अब आप बताओ एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, टाइम कांस्टेंट हुआ, टाइम कांस्टेंट हुआ तो इनका जो काम होगा, वर्क होगा, वो भी 2:1 में ही होगा। मुझे पता है कि टाइम सेम है तो ए और बी कितना होता है बराबर, ए जो है दुगना काम कर देगा उसी टाइम में। तो अब देखो 5% और ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, अगर ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, आप मुझे बताओ ये वैल्यू अगर एक पार्ट निकालूं मैं तो कितना होगा, 5/3%, राइट। 5/3% को सिंप्लीफाई करना जरा, आपको ये आएगा 1.66%। 16.66% जो होता है ना सर, उसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो 1/6 होता है, ये उसका भी 1/10 है, 1/60 आ गया। 1/60 का मतलब क्या हुआ, 60 डेज, ये वैल्यू उसका डबल है तो 1/30 हो गया, 30 डेज। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू बाकी जो की चीज़ें हैं वो करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है मेन डेज का, कि सेम काम को करने के लिए जो मेन डेज हैं वो बराबर होने चाहिए। देखिए मेन डेज का कहना सही नहीं है, आप किताबें अक्सर मेल लोग लिखते हैं तो वो मेन डेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसेंशली ये बेसिकली वीमेन डेज भी हो सकता है, बॉय डेज भी हो सकता है, ये जो भी उस काम को कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यू कैन से एक्टर्स, नंबर ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स वर्ड में यूज कर रहा हूं सिंपली जो भी वो काम कर रहा है। वर्कर्स आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू आपका नंबर ऑफ डेज, तो ये हो जाएगा वर्कर डेज। तो मेन डेज जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की एक पिक्चर है कि जो डोमिनेशन है, मेल डोमिनेशन, उसी का एक जीता जाता उदाहरण है कि ज़्यादा क्वेश्चन में बात मेन डेज की जाती है, ठीक है। बट एनीवेज इसेंशियली इट इज वर्कर डेज इज द राइट वर्ड, और लेबर डेज है ना, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला सवाल आपके सामने कह रहा है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in. आपको पता है इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम मुझे लगेगा मार्क करने में। आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं लगना चाहिए। देखिए जब ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे ही मैंने पढ़ा 24, 6 और 12 दिन, ठीक है, इनको पढ़ने के बाद मेरे को इतना पता है ना कि ये कह रहे हैं 1/4 दिन और 7/24 दिन। आपको पता है इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने टाइम में काम हो जाएगा। अरे भाई साथ में काम करेंगे और अगर आपने कहा 1/4 दिन में काम खत्म हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? कि एक दिन में पता है आपको 400% काम आप कर लोगे। अब फ्रैक्शन का जितना भी ज्ञान आपको है, आपको पता है कि यहाँ क्या निकालोगे आप, 1/24, 1/6, 1/12, इनका सम 400% नहीं आने वाला है। मुझे पता है रफली कि 1/6 जो होता है, जो मैक्सिमम वैल्यूज में आपने दी है मुझे, वो खुद ही कितना है 16.66% होता है परसेंटेज के टर्म्स में।
ठीक है। तो अगर मैं उसी को 3 बार काउंट कर लूंगा ना तो भी मैं 50% नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो अगर मैं इसको 6 वाले को 3 बार काउंट कर लूं ना तब तो मैं 50% पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। और आप कह रहे हो कि 400% चाहिए, कहां से हो जाएगा सर? आपको पता है इन तीनों को अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप 3 बार काउंट करो तो आपको 50% मिल रहा है। तो ये 7/24 डे क्या है? ये भी फिर से एब्सर्ड आंसर है। एक दिन में काम कहां से खत्म हो जाएगा, है ना? सवाल ही नहीं उठता। इवन काम नहीं खत्म हो रहा है और आपको चाहिए 400% की वैल्यू, नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, 4 दिन और 3/7 डेज। आप जरा इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर 4 दिन सही है तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए? 25% का काम होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, आप 4 दिन को भी रिजेक्ट कर सकते हो ओरली। कैसे? देखो, ये जो 6 है और ये जो 12 है, आप जरा ध्यान से देखना। 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के आसानी से। 4 दिन में अगर आप परसेंटेज के टर्म में सोचोगे तो 16.66% है, ठीक है, एक दिन में। ये आपका 8.33% है एक दिन में। इन दोनों को अगर मिला दो ना तो ये वैल्यू बन जाती है 25%। एक्चुअली ये 6 कॉन्टिन्यूड होता है, ये 3 कॉन्टिन्यूड होता है। इसको आप 2/3 भी बोलते हैं, इसको 1/3 भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज हैं, तो ये 16 2/3 है, आपका 8 1/3। इनको सम करते हो तो 25% आता है। जब इन दोनों के सम से ही 25% काम हो रहा है एक दिनों में, और यहाँ ये भी है सर, तो अगर ये भी है तो टाइम कम लगेगा। 2 ऑप्शन थे, 4 दिन लगना नहीं, पता है मुझे 4 दिन लगने के लिए 25% ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे पता है 25% से ज़्यादा है, तो 4 दिन से कम लगेगा, इसलिए केवल सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिए, यहाँ पर आप अपना एलसीएम का तरीका भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये फास्ट क्यों है। देखिए, एलसीएम जब आप लगाने जाओगे तो ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जो एलसीएम आपका होगा वो 24 ही होगा, ठीक है। एलसीएम अगर आपका 24 है तो आप सिंपली ये कहोगे कि मैं एक काम करूँगा, मैं अब काउंट करूँगा तो यहाँ 1 यूनिट पर डे आ जाएगा, यहाँ 4 यूनिट पर डे आ जाएगा, यहाँ 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। इनका सम निकालूंगा तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 यूनिट्स पर डे। अब देखो क्या कहोगे, टोटल 24 यूनिट काम है तो 24/7 हो गया, तो ये हो गया 7 × 21 और ये 3/7 आ गया, ठीक है। ऑल्दो मुश्किलात नहीं है, एलसीएम आराम से निकल रहा है और शायद ये आपको भी फास्ट भी लग रहा होगा क्योंकि आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, जानते हो। लेकिन पता है क्या होता है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को एलसीएम के थ्रू करने की कोशिश करते हो, अगर डेटा थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो मुश्किल होती है आपको, ठीक है। परसेंटेज का फ़ायदा देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इवन एलसीएम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जब डेटा नोन होता है तो हम सीधे परसेंटेज के टर्म में सोच पाते हैं कि भाई ये वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, 24 6 12 है। परसेंटेज के टर्म में ऑप्शन देखा और ऑप्शन को क्विकली एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया। मेरी अगर चॉइस आप इस क्वेश्चन में पूछोगे तो मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से कहीं बहुत ज़्यादा तेज कर सकता हूँ, जैसे मैंने सॉल्व किया था। एलसीएम स्पीड को मैच, मैं खुद ही अगर एलसीएम से भी करूँ, मैं खुद ही परसेंटेज से करूँ ये सवाल, तो आई विल प्रेफर परसेंटेज बिकॉज वो मेरे लिए फास्ट है, ठीक है। बाकी आप भी कोशिश करोगे तो आपके लिए भी फास्ट हो जाएगा। और ऐसा मैं एलसीएम को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना ही इज्जत एलसीएम को देता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर ये आसान हो जाते हैं, जैसे डेसिमल परसेंटेज को लेके चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर एलसीएम बहुत हैंडी होता है। तो वो भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी करेंगे, बट स्टिल परसेंटेज में मास्टरी करने का मतलब एक एडिशनल वेपन होगा, एग्जाम में बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है और एक बॉय है जिनको 800 रुपये मिले वेज का 5 दिनों के लिए, जो काम उन्होंने एक साथ किया। अब कह रहा है कि मैन की एफिशिएंसी जो है ना बॉय की एफिशिएंसी का ट्वाइस है, तो हमें बताना है कि बॉय का जो डेली वेज है वो क्या होगा। बहुत ही डायरेक्ट सा सवाल है कि ये 53 1/3 होगा। कैसे भाई, 5 दिन का अगर 800 है तो मैं एक दिन का निकाल सकता हूँ, कितना, 160। एक दिन का जब आ गया तो ये बॉय और जो मैन है उसकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब एफिशिएंसी का रेशियो इन्होंने दिया है, अगर ये 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो है तो आइडियली लॉजिकली जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सेम टाइम की बात हो रही है 5 दिनों की, लेकिन यहाँ एक दिन का डेली वेज का बात करें तो एक दिन की भी अगर हम बात करेंगे तो दोनों ने काम तो बराबर टाइम के लिए किया है, बस उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। ऐसे कह लो कि जो ज़्यादा स्किल्ड होता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, वही कहानी है। तो ये 2 को करस्पॉन्ड करेगा, ये 1 को करस्पॉन्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ वेज ऑल्सो। तो ये 1 पार्ट निकालना है, अगर 3 पार्ट 160 है तो 1 पार्ट आपका 160/3 होगा, जो कि 50 से ज़्यादा होगा, और 53 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 50 से डिवाइड करने पे 10 आता है, 10/3 3 1/3 होता है, और आंसर आपका 53 1/3 आ जाएगा। आइडियली आपको करना क्या है कि इस तरह के जितने भी सवाल आपके आएंगे उन सवालों को आपको
कहीं ना कहीं मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करना है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है ए एलोन एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने अंडरटेक किया कि इसको हम 3200 रुपये में कर लेंगे, और फिर कह रहे हैं सी की मदद से क्या हुआ कि ये काम 3 दिनों में हो जाता है। बताना है कि सी को कितना पेमेंट हुआ है। ये इतना आसान सवाल है कि इसका आंसर 400 ऐसे ही लगाया जा सकता है, ऐसे जैसे मैंने लगाया है। दिखाता हूं कैसे। आप मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात करूं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 4:3। भाई टाइम रेशियो अगर 6:8 है यानी 3:4 है सेम काम के लिए, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या है? 4:3 है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, यही मैं लॉजिक को ज्यादा तवज्जो देता हूं रादर देन रटी हुई चीजों को। ए आपको पता है 6 दिनों में करता है, बी आपको पता है 8 दिनों में करता है, और यहां पर ये कह रहे हैं ए बी सी ने मिलकर इसको 3 दिनों में कर दिया। पता है ये नंबर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे भाई? यहां देखो, यहां 6 है और यहां ये कुल मिला के जो है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की एफिशिएंसी है, जो ए की एफिशिएंसी है, ये आधा टाइम लगा रहा है सी को मिला के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बी और सी को मैं बात करूं केवल कंबाइंड, ये बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होनी चाहिए वो ए के बराबर होनी चाहिए, तभी तो डबल एफिशिएंसी होगी ए के कंपैरिजन में, तभी तो आधा टाइम लगना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1। बाकी दुनिया को लगाने दो तरीका, कैसे ये 1 निकल के आएगा? आपकी केवल सोच, सही सोच लगा देगी। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ए अकेले 6 दिन में करता, अब ए के साथ आप कुछ लोगों को जोड़ दो, और आपने कहा काम 3 दिनों में हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने लोगों को भी आपने जोड़ा है उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी ए के बराबर होनी चाहिए, तभी टाइम आधा होगा। 6 दिन से 3 दिन लग रहा है, ए अकेले 6 दिन में कर रहा था, यानी कोई और ऐसा ग्रुप आना चाहिए उसके साथ, पूरा ग्रुप जिसकी एफिशिएंसी ए के बराबर हो, तभी टाइम आधा लगेगा। भाई 2 लोग बराबर एफिशिएंसी के काम करते हैं तभी तो टाइम आधा लगता है। तो जब ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपने 4:3 लिखा, तो ये 1 नहीं होगा तो 4 कैसे होगा? सी 1 मिल गया। अब सी अगर 1 मिल गया तो क्या हो गया? 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ? 400। यही चीज बार बार समझाता हूं आपको, किताबें नहीं सिखाती ये सब। किताबें तो आपको इसको निकालने का तरीका जरूर बता देंगी, एलसीएम वलसीएम लगा के, है ना, वो तरीका निकल आएगा, लेकिन वो मुश्किल दौर से गुजर के डिवाइड करके निकलेगा। और यहाँ सिर्फ हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल, और निकल आया। यही समय बचाता है, और जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, तभी तो मज़ा आता है, तभी तो आप असली प्लेयर बनोगे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए और बी साथ में काम करते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं उनको। बी और सी कह रहा है कि टुगेदर काम करते हैं तो उनको 3 घंटे लगते हैं। सी और ए वर्किंग टुगेदर, उनको 2.25 आवर्स लगते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बेहतर तरीका, यहाँ परसेंटेज का इस्तेमाल मत करिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 1/2 आवर्स को डायरेक्टली आप आपके लिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं होगा। आप इसको 9/2 में पहले कन्वर्ट करोगे तब ये 2/9 बनेगा। जैसे ये आपका देखो 1/4, 2.25 हुआ, 2.25 9/4 होता है, तो ये 4/9 बनेगा। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि शायद आपको मुश्किल हो कन्वर्ट करने में, इसलिए मैं आपको यहाँ परसेंटेज रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एफिशिएंट हो तो ये भी आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो मैं इसमें आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ कि अगर परसेंटेज करते तो क्या करते, नहीं करते तो क्या करते। ठीक है, देखिए परसेंटेज के केस में पहली बात तो यही होता है कि अगर लिखना पड़ गया तो फिर परसेंटेज का फायदा क्या है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए कि अल्टीमेटली ये आपका फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, 9/2 है। 9/2 को आप कन्वर्ट करोगे उल्टा, 1/9 पता है 11.11 होता है, और अगर ये 9/2 है इसका मतलब परसेंटेज इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22.22% के करीब आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। अगर परसेंटेज में आप एफिशिएंट हो तो आप कहोगे कि ए का जो काम होगा 1 घंटे का वो 22.22% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो टाइम है वो दिया हुआ है ए और बी टुगेदर का, वो आपको समझना है कि ये a + b की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये b + c की बात हो रही है, 3 घंटा 33.33% होता है, ये पता है, होता है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर c + a की बात हो रही है, 1.4 आवर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इसका आधा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम आधा, एफिशिएंसी डबल, तो ये आपका 44.44% हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब मल्टीपल हैं, मतलब 11.11 के, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना। ठीक है, तो टोटल 9 गुना हो गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से समझो, इसको अगर आप ऐड कर दो ना पूरा, तो आपको दिखना चाहिए कि 100% मिलेगा आपको।
राइट। अब ये मत कहना 4 3 7 2 9 मिलेगा, अरे भाई ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज नहीं होती है, मैंने इनको लिख दिया है ना, ये कॉन्टिन्यूड वैल्यूज होती हैं। इनका सम करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा भले ही कि 99.99 आ रहा है, वो 100 ही है, ठीक है, 100% है। अब यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस मिलेगा 2 बार, तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी है। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 50%, यानी 1 घंटे में 50%, तो 100% के लिए दिखा हुआ है, देखो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 आवर्स मार्क कर दो। एक तरीका ये हुआ, ठीक है, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये हो सकता था कि आप इसको या तो एलसीएम लेके वर्क मान लेते, जैसे यहाँ पर 9 यूनिट्स मान लेते, जिनको परसेंटेज में प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ, 9 यूनिट्स माना आपने, तो 9 यूनिट्स मानते तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती, 2 यूनिट्स पर आवर, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती, 3 यूनिट्स पर आवर, ये वैल्यू आपकी हो जाती 4 यूनिट्स पर आवर। तो देखो अगर इनको आप सम करते ना तो आपको मिलता है 3 2 5 एंड 4 9 जो यहाँ मिलता है, ये क्या होता है, एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी का डबल, ठीक है, और आपका वर्क भी कितना है, 9 यूनिट्स का ही है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी केवल खुद में 4.5 होगा, 9/2, तो 2 घंटे आपको लग जाएंगे इस केस में। तो ऐसे भी आंसर निकल आएगा, कुछ भी मुश्किल इस सवाल में था नहीं। पर बताए आपको एक चीज़ और समझो, इतना भी समय अगर आपने यहाँ लगा दिया है सवाल में ना, तो इसको कहते हैं घोर बर्बादी। तो आपके सामने आने वाला है कुछ, क्या आने वाला है, रेमो मंत्रा, ठीक है, तो रेमो मंत्रा देख लो, आपका मन खुश हो जाएगा कि ऐसे क्यों नहीं सोचते। नाम इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ऐसे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सीधा देखा और लगाया वाला खेल है यहाँ पर। ध्यान से बताओ जरा मुझे कि सी और ए मिल के अगर 2.25 आवर्स लगा रहे हैं, आप बात करो ए बी सी तीनों की, भाई मतलब 2 ही लोग हैं, ए और सी, इन्होंने मिल के लगाया 2.25 आवर्स, एक आदमी और आ गया, क्या होगा, टाइम इससे कम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा इससे। ऑप्शन जरा देखना, है ही नहीं कोई, क्या करें, बी ऑप्शन मार्क करेंगे, बच्चों वाला सवाल है, पर आप बड़े बन के लगाते हो, होता ही नहीं आपसे। सोचा है कभी ऐसा, सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचते हो तो जान लो कि दिशा गलत है, दिशा सुधारिए दशा सुधरेगी, ठीक है, ये सोचना है, ये लॉजिक है। अरे मैथमेटिकली दुनिया कर लेती है, ठीक है, एलसीएम लगा के और निकाल रहे हैं बैठ के, है ना, मैंने आप कहते परसेंटेज वाला मुश्किल है, एलसीएम वाला अच्छा था। यहाँ पर देखो ये क्या अच्छा है, रेमो मंत्रा, देखा और लगाया कि जब सी और ए ने मिल के 2.25 आवर्स लगाए हैं तो आंसर तो उससे कम ही होगा, क्योंकि एक और आ गया, बी भी आ गया, तीनों की बात करें उससे कम एक ही आंसर था ही नहीं, मार्क करेंगे 2 आवर्स, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 men 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy can do the work? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है, आसानी से निकलेगा। और इसका करेक्ट उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 12 1/2 डेज। कैसे किया मैंने, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा लंबा तरीका, और फिर मैं आपको बताऊंगा रेमो मंत्रा। लंबा तरीका देखिए ये है यहाँ पर सर, कि आप ये कहोगे कि 2 men और 3 boys मिला के इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, मैं इसको परसेंटेज में बोलूँगा 10%। 3 men और 2 boys जो है ना इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, आप कहोगे 8 days में कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 12.5%, ठीक है, निकल गया ऐसे। अब आप क्या करो ना, इन दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों ही क्वेश्चन को आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 5 × men + boys, ये वैल्यू आपकी हो गई 22.5%, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मैन + बॉय 4.5% एफिशिएंसी। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसको इससे, तो आपको मिलेगा मैन - बॉय 2.5%, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या था, यहाँ से मैन की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, मैन की एफिशिएंसी, इसको जोड़ो जरा, कितना हो गया 7/2, 3.5% पर डे। बॉय की एफिशिएंसी फिर कितना हो गई 1% पर डे, इसका सम कितना हो गया, 2 men और 1 boy हैं, तो 2 men आपका दे देंगे कितना 7%, 1 boy कितना दे देगा 1%, मिला के कितना हो गया 8%। अगर ये 8% हुआ तो आपको पता है कितना दिन लगेगा, 12.5 दिन, क्योंकि 12.5 × 8 100% होता है। पर ये था बहुत लंबा तरीका सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये आपको समझते हैं बेवकूफ़ क्वेश्चन में, और आप बन भी जाते हो। आप ज़रा बता दो सर कि 2 men और 3 boys हैं तो 10 दिन लगे, यहाँ 2 men और 1 boy हैं, आप बताओ क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉय आपने कम कर दिया, मैन उतने ही है, दिन बढ़ जाएंगे कि नहीं, अरे कम लोग हैं भाई, ज़्यादा दिन लगेगा, कितनी बार बताऊँ, 10 दिन से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है 12.5, सही होना उसकी मजबूरी है, समझ रहे हो आप।
ठीक है, तो ऐसे भी सोचो, और ये तभी आएगा, किताबें नहीं सोचने को मजबूर करती हैं आपको। आप पूछते हो कौन सी किताब पढ़ें, जिस किताब में ऐसा दिया है पढ़ो, मैं नहीं रोकूंगा आपको, ठीक है। लेकिन कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मत पढ़ो, अगर कहीं दिया है तो पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच में विकसित करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बनोगे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। ओके, थोड़ा सा भाषा इसकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली, ठीक है। तो फिर पहले स्टेटमेंट से थोड़ा कंट्रडिक्शन दिख रहा है, तो इसमें ऐसे कर लो कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पर ऐड कर दो ईच ऑफ whom complete a piece of work in 50 days when they are working individually, ठीक है। तो अगर अलग अलग काम करते हैं वो लोग अकेले अकेले, तो फिर कहानी यह है कि 50 दिनों में वो काम खत्म करते हैं अकेले। फिर कह रहा है ऑन द फर्स्ट डे 1 person वर्क, पहले दिन एक आदमी काम करता है, अगले दिन एक और आ जाता है, अगले दिन एक और आ जाता है, और कह रहे हैं ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि ये काम कंप्लीट ना हो जाए। बताना है हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए भाई, मुझे साफ साफ दिख रहा है 9.5 दिन लगने वाले हैं। अब 9.5 दिन है, अप्रॉक्सीमेट डेज पूछ रहे हैं, तो 10वें दिन में हम जा रहे हैं, तो 10वां दिन लगा दो, ठीक है। आंसर कैसे, ज़रा समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या करना है आपको कि अगर एक ही आदमी होता तो 50 दिन लगते उसको, तो इसको आप बोलते हो ना 50 वर्क डेज हो गए ये, राइट। 50% डेज हो गए, 50 into 1, एक आदमी 50 लगाता है। राइट साइड में डिफरेंट अरेंजमेंट है, बट अगर काम यही है, देखिए वर्क डेज भी एक वर्क की यूनिट होती है, उसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले दिन क्या होगा, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक आदमी काम कर रहा है तो 1 into 1। दूसरे दिन 2 आदमी हो गए तो 2 into 1, क्योंकि 2 लोग हैं, दूसरे दिन की बात करूंगा केवल, नंबर ऑफ डेज 1 है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 2। अब आपको पता है यही चीज़ चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या कभी 50 मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर 9 तक की वैल्यूज ली, यानी ये 9 दिन हो गए। अब ध्यान से देखो 9 दिनों में कितना मिलेगा, ये सम की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है, 9 into 10/2, ये कितना हो गया, 45 हो गया आपका, ठीक है। अब 10वां जब आपने ऐड किया ना, तो आपको पता है 10वां ऐड होने से काम 10 यूनिट बढ़ जाएगा, नहीं 55 हो जाएगा। तो आप 10वें दिन देखना जरा, 10 लोग हैं और काम जो बचा हुआ है वो 5 बचा होगा, 5 मेन डेज के या वर्कर डेज के इक्विवेलेंट काम बाकी है। कितना टाइम लगेगा, आधा दिन लगेगा खाली। तो 9.5 दिन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट पूछ रहे हैं, तो चूंकि 10वें दिन में एंट्री हो रही है, 10 दिन मार्क कर दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सिस्टर्न है, कैन बी फिल्ड विद वाटर इन 5 hours एंड कैन बी एम्प्टीड बाई सेकेंड पाइप इन 4 hours, ठीक है। तो कह रहा है दोनों पाइप को खोल दिया गया है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जब सिस्टर्न फुल है, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, तो बताना है कितना टाइम लगेगा कि ये सिस्टर्न जो है पूरा का पूरा खाली हो जाए। तो इसमें टाइम जो लगने वाला है वो 20 घंटे लगने वाले हैं। बहुत आसान सा सवाल था, परसेंटेज से सोचोगे तुरंत आएगा। 5 घंटे में ये भरता है, यानी 20% ये भरता है पर घंटे। ये 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी -25% खाली करता है ये हर घंटे। अब ध्यान से देखो, मेंटली सोचो, 20% भरा और 4 खाली, ये 4 घंटे वाला 25% खाली करेगा। तो नेट अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में ये 5% बाहर निकाल लेंगे। नेट 20% आया, 25% गया, तो नेट कितना आया आप बताओ, 5% बाहर गया नेट। तो टोटल अगर आपने भर दिया इसको, तो यानी ये 100% भरा हुआ है, 5% हर घंटे में बाहर जा रहा है, इसका मतलब 20 घंटे में क्या होगा, 100% बाहर चला गया, यानी आंसर कितना हो गया, 20 hours, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सिस्टर्न है जिसमें 2 पाइप्स हैं ए और बी। ए 20 मिनट में भर सकता है और बी इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब कह रहा है ए और बी को दोनों को अल्टरनेटिवली खोल के रखना है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अल्टरनेटिवली खोल के रखना है। आप ये ध्यान से समझना, इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच। तो एक पहले मिनट आपको ए खुला है, फिर बी खुला, इन्होंने ऑर्डर देके मेंशन नहीं किया, ठीक है। बट आइडियली आप बताओ, जब तक कुछ भरोगे नहीं तो निकालोगे क्या, तो इसलिए ए से शुरुआत हो रही है।
तो आप बताना है हमें कि कैसे, हाउ सून, कितना जल्दी ये सिस्टम भर जाएगा। अब देखिए आपको समझाता हूँ इसको कि कैसे करना है। आप कहोगे देखो पहले मिनट की जो कहानी है ना, पहले मिनट में 5% ये भरेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। फिर आप कहोगे अगला जो मिनट होगा ना, इसमें ये 3.33% खाली कर देगा। मैं कहूँगा मुझे ये भी समझ में आ गया। फिर आप कहोगे इनको जब आप कंबाइन करोगे तो जो 2 मिनट की स्टोरी है, इन 2 मिनट की स्टोरी में क्या हो रहा है कि नेट फिलिंग हो रही है 1.66% की। मैं कहूँगा मुझे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे इसको अगर भरना है तो मुझे इस तरह की कितनी साइकिल चाहिए होंगे। आप कहोगे देखो ये वैल्यू जो होती है ना 1/60 के बराबर होती है, क्योंकि 16.66% आपका कितना होता है, वो आपका 1/6 होता है, तो ये आपका 1/60 हुआ। यानी ऐसी मुझे 60 साइकिल चाहिए, तब ये जाके 100% बनेगा। 100% बनाने के लिए मुझे इसकी 60 साइकिल चाहिए। तो आपको कि 60 साइकिल चाहिए, यानी 60 साइकिल चाहिए मुझे 2 मिनट की, और आपने 120 मिनट मार्क किया, खुशी खुशी एग्जाम से बाहर आए, और फिर बहुत दुख होगा क्योंकि ये है सरासर गलत। ठीक है, तो कई बार होता है जोश में जब चीज़ें समझते नहीं है तो ऐसे ही होता है, राइट। अब देखो गलती होने की गुंजाइश कहाँ थी, कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए था। क्वेश्चन पूछा गया हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड। जब हम इस 2 मिनट के कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं तो भरना और निकलना दोनों हो रहा है, भर भी रहा है और निकल भी रहा है, उसके बाद का रिजल्ट है वो। तो अगर आपने बोला कि 100% 120 मिनट में हो रहा है, तो आपको ना एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि 120 तो कतई सही नहीं हो सकता है, 120 तो होगा ही नहीं। मैं कहूँगा भैया क्यों? आप कहोगे 120 इसलिए नहीं हो सकता है सर क्योंकि जो 120 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है ये तो आखिरी मिनट में निकलने के बाद भर रहा है पूरा का पूरा। समझो आप, ये जो 120 मिनट हमने निकाला है, तो आप बताओ 120वें मिनट में क्या हुआ होगा इस साइकिल के हिसाब से, 3.33% बाहर गया होगा। यानी इतना बाहर निकलने के बाद मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि ये 100% भरा हुआ है। इसका तो मतलब हुआ सर ये पहले ही भर गया था, 100% तो ये पहले ही हो गया था ना, निकलने के बाद 100% बचा है, इसका मतलब ये वाकई में पहले ही भर गया था। ठीक है, मैथमेटिकली आपको कहते हैं 120 नहीं होगा, तो 120 नहीं होगा तो क्या 121 होगा? नहीं, इससे ज़्यादा कहाँ से था, मुझे कम में अपना आंसर तलाश करना है। अब जरा 110 को देखना ध्यान से। 110 का मतलब कितनी साइकिल? 55 साइकिल। 55 साइकिल में अगर आप बात करोगे ना, तो आप खुद ही देख लो यहाँ पर, उस केस में ऐसी समस्या ही नहीं आएगी क्योंकि आप काफ़ी पीछे रहोगे। आप अगर यहाँ पर 55/60 सोचते, मेंटली आप सोचो जरा, आपको पता है ये कितना आ रहा है, 90% के आसपास आ रहा है, 90% के आसपास आ रहा है। यानी अगर इसमें आप पिछला 3.33% जोड़ भी दो ना, तो 93 तक पहुँच रहे हो आप। वो 100% ब्रीचिंग वाली कहानी नहीं आ रही है। ठीक है, कि ये पहले भर गया होगा, नहीं भरा होगा, तो नहीं 110 भी नहीं है, और टाइम लगेगा। तो देखो दोनों के बीच में एक ही आंसर 115। समझदार लोग ऐसे लगाते हैं, कैलकुलेट पूरा करते नहीं है, लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों के बीच में एक ही आंसर है, मार्क कर दिया। थोड़ा सा सोचना शुरू करिए आप, है ना, तो आपको इतना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा अपना, वरना तो आप समय की बर्बादी करते रहोगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको वाकई में एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे सोच सकते थे। देखिए इस सवालों का जो लॉजिकल प्रोसेस होता है, अगर आप लेट से, कई लोग होते हैं ना कहते हैं ना ऑप्शन आप मत करो, कई लोगों ने कमेंट किया कि आप ऐसे आंसर मत मार्क करा करिए, गुस्सा आता है हमको। ठीक है, तो मैं ज़रा समझा देता हूँ सर। ठीक है, देखो अब इसको आपको ट्रेडिशनली करना होता है, तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए था कि आप एक ऐसे नंबर के पास पहुँचो जिसका 100% से दूरी जो है ना वो 3.33% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ उस साइकिल की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम वो साइकिल खोज रहे हैं इसका ये मतलब हुआ कि हम ब्रीच नहीं करेंगे प्रीवियस साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मैं 59 साइकिल की बात करूंगा, 118 मिनट की बात करूंगा, देखो 59 साइकिल में भी आपका ये वैल्यू जो आएगा ना, ये 59/60 आ जाएगा। 59/60 को अगर आप रफली एस्टिमेट लगाओगे तो देखो यहाँ पर 6 9 54 होता है, या 1, ये वैल्यू आपकी ऐसे देखो 1 - 1/60 हुई, तो ये आपकी वैल्यू जो आपकी आएगी ये 98.33% आएगा। अब देखो ये क्या है ना, इसकी जो दूरी है 100% से वो निकलने के बराबर नहीं है, उससे कम है। तो यानी ये पिछले मिनट में ना कहानी है, ये निकला होगा पहले, यानी पहले ही भर गया होगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप साइकिल्स को जब रिपीट कर रहे हो तो वो साइकिल निकालो जहाँ पर आपकी जो दूरी हो इससे वो निकलने वाले से बड़ी हो, तब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि ये पहले भर गया होगा। जैसे इस केस में जो आपको मिलेगा, आप कहोगे तो क्या 58 साइकिल ले लूँ मैं, 58 साइकिल ले लोगे तो फिर से एक प्रॉब्लम आएगी, वो आपका हो गया देखो
100% माइनस 2/60, 1/30 हुई माइनस 3.33%। ठीक है, देखो एग्जैक्टली इसके बराबर आ रही, समझ रहे हो आप। 100 माइनस आपका 1/30 क्या होगा आपका 2/60, 1/30, 3.33, एग्जैक्टली इसके बराबर डिस्टेंस आ रही। यानी यहाँ पर भी ये पूरा भरा हुआ है, फिर ये काम का नहीं है हमारे लिए, यानी हमें उसके पिछली साइकिल पे जाना पड़ेगा फिर। तो 58 साइकिल भी काम नहीं करी, 57 साइकिल अब सोचो। ठीक है, अगर आप 57 साइकिल अब सोचने जाते हो तो 57 साइकिल को ध्यान से देखना, ये आपको देगा 114 मिनट। अब इसमें आपका कितना ये भरा हुआ है वो आपको दिख रहा है, 95% भरा हुआ है ना, क्योंकि ये हो गया आपका 100% माइनस 3/60, 1/25%। अब 5% बाकी है, आपको दिख रहा है कि नहीं कि अगले मिनट में भर जाएगा, 1 मिनट और लगेगा। तो भरने के बाद वही तो पूछ रहा है कितना जल्दी ये भर जाएगा, आप उसके निकलने की चिंता क्या कर रहे हो आगे, है ना, हाउ सून इट विल बी फिल्ड। तो दैट विल बी सिंपली 115 मिनट। ये तो ऐसा तरीका हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे सीधे आंसर मार्क करने से गुस्सा हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी खुशी के लिए मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, वो वाटर को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप है जो उनको 3 गैलन पर मिनट के रेट से खाली कर सकता है। तो बताना है ABC तीनों को खोल दिया गया, टैंक क्या हुआ, कह रहे हैं 15 मिनट में भर गया। तो बताओ टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब देखो जरा ध्यान से, 20 मिनट, 24 मिनट, 3 गैलन पर मिनट, ये 3 स्टोरीज दी हुई हैं, और कह रहा है कि 15 मिनट में ये भर गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अब जरा ध्यान से बोलना। ये आपका जो भरेगा, आपको पता है ये कितना भरेगा, आपको ये पता है कि ये वैल्यू 20 के रेट से मुझे इसको भरने जा रही है, तो ये परसेंटेज के टर्म में 5% कहलाता है। ये आपका 24 मिनट कहलाता है, तो ये वैल्यू आपकी कहलाएगी 4.16%। पता है, पर ऐसे हमेशा परसेंटेज को तुरंत ना लिखें आप। पहले देखो नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 15 दिन हो गया, 20 दिन मतलब सॉरी ऐसे देखो 20 मिनट में पूरा भरता ए, 15 मिनट का टाइम दे दिया आपने, 3/4 टाइम दिया, 3/4 भर देगा ए अपने दम पे, 75% भर देगा सर। देखो ना टाइम रेशियो क्या है, 3:4, तो 4 100% भर देता तो 3 कितना 75% भर देगा। ऐसे यहाँ देखना, यहाँ पर देखो आप 3 से डिवाइड करना तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा। 5:8 का मामला है, 62.5% टाइम दिया आपने, 62.5% बढ़ जाएगा। 5/8 परसेंटेज के टर्म में इतना ही होता है, 62.5%। इसका ज़रा सम करना, जब आप इसका सम निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 100% प्लस 37.5%। कैसे भाई, सम निकाल के देखो ना। लेकिन भरने का मतलब क्या है, 100%। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आ रही है भाई, ये एक्स्ट्रा वैल्यू पता है क्या, आप ए बी को ही तो देख रहे हो, सी ने निकाला भी तो है, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ये वो है जो सी ने निकाल के फेंक दिया होगा, तभी 15 मिनट में भरा है, वरना 137.5% भर गया होता। तो 37.5% क्या हो गया फिर आपका, सी हो गया, जिसको आप जानते हो क्या बोलते हैं, 3/8। तो टैंक की कैपेसिटी का जो 3/8 है वो देखना आप कितना गैलन के बराबर है, 45 गैलन के बराबर है। क्यों बोला मैंने 45 गैलन, आप बताओ, क्योंकि ये 3 गैलन पर मिनट है, 15 मिनट का मामला है, 45 मिनट हो गया। अब 3/8 अगर 45 मिनट है सर, तो आप मुझे बता दो आंसर क्या हो गया, 120 गैलन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, 120 गैलन आपका आ गया। अब आपकी श्रद्धा है, अगर आप इसको एलसीएम रूट से भी करना चाहते हो तो कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। आप 120 यूनिट इनका एलसीएम निकाल लेते, आप कहते 120 यूनिट होगा इनका एलसीएम, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आती, 20 छक्के 24 × 5, 15 × 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप कह रहे हो कि यहाँ 8 आ रहा है, तीनों को कंबाइन करके 6 और 5 कितना हुआ, 11, और टोटल 8 आ रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, -3। अब देखिए सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की एफिशिएंसी का 3 आ गई, तो मैं सी का टाइम निकाल सकता हूँ कि कितने मिनट में पूरा खाली कर देता। ये हो गया आपका 40 मिनट्स, क्योंकि हमने 120 यूनिट्स माना हुआ है, 120 यूनिट्स माना हुआ है, तो 120 यूनिट्स माना था, 40 मिनट आया, तो 40 मिनट का मतलब कितना हुआ, कितने गैलन्स हुआ, 120 गैलन्स हो गया। आपको पता है ये आंसर आपका पहले भी आ चुका था, यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 गैलन्स पर मिनट दिया हुआ है, 3 गैलन्स पर मिनट आया, और हमने एफिशिएंसी भी इसकी 3 ही निकाली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 120 यूनिट है वही उसका आंसर है, जो हमने माना हुआ 120 यूनिट, ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई। देखो ना जरा, 3 गैलन पर मिनट फेंक रहा है और एफिशिएंसी हमने 3 निकाली, 3 मैच कर रहा है, तो 120 जो हमने माना है वही उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ऐसे आंसर निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए बकेट इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया गया 5 मिनट के लिए, उसके बाद दूसरे पाइप को कर दिया गया बंद। तो बताना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप
टू फिल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट। 16 - 5 आपका 11 हो गया। तो देखो मैंने कैसे सोचा, मैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स में नहीं सोच पाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले तो जो क्वेश्चन मेरे सामने होता है उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके देखता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहला जो पाइप है जो 20 मिनट में भरता है वो पूरा का पूरा खुला रह गया, बंद नहीं हुआ। दूसरे पाइप को आपने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया, लेकिन पहला पाइप तो अंत तक खुला रहा, तब तक भर नहीं गया वो। तो दूसरे पाइप को अगर आपने 5 मिनट के बाद बंद किया तो आप जरा बता देना, ये तो निकाल सकते हैं ना कि दूसरा पाइप 5 मिनट में कितना भरेगा। आप कहोगे 20% भरेगा। भाई 25 मिनट में तो वो पूरा भरता है, तो 5 ही मिनट का टाइम दे, 1/5 टाइम 1/5 यानी 20% भरेगा। तो भाई बाकी 80% किसने भरा? पहले पाइप ने भरा। पहला पाइप 20 मिनट में 100% भरता है, लेकिन अगर 80% ही भरा इसने, तो इसने भरा कितने में? 16 मिनट में टोटल, जिसमें आपको पता है। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बकेट, यानी जब दूसरे को बंद कर दिया तो कितना टाइम लगा। 16 तो ये टोटल निकला ना, 16 - 5 आपका हो गया 11। बाकी आप कोई भी तरीका लगा दो तो मतलब, ठीक है। आसान तो तरीका है, ऐसे सोचोगे आसानी से आंसर आएंगे, परसेंटेज फटाफट दे रहा है। एलसीएम उलसीएम इसमें लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, आसानी से ऐसे आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है अमित, भावना एंड चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इन 1 day ओनली। एक दिन में काम करते हैं। अमित कह रहा है 5 टाइम एफिशिएंट है भावना से, और चंदन टेक्स हाफ ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाई भावना टू डू द सेम वर्क। What is the difference between the number of days taken by Amit and Chandan when they work alone? बहुत आसान सवाल है। आंसर मार्क करूंगा तो डर जाओगे जल्दी से कि इतना जल्दी क्यों करते हो। नहीं करूंगा, चलो ठीक है, कंट्रोल कर लेता हूँ। देखिए पहले तो एफिशिएंसी रेशियो लिखना है। अमित और भावना 5:1 होंगे। साथ में दिया हुआ चंदन क्या करता है, भावना जितना टाइम लगाएगी चंदन उसका आधा टाइम लगाता है। आधा टाइम का मतलब होता है डबल एफिशिएंसी, तो ये 1 तो ये 2। अब ये कुल मिला के जो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने लिखा ना, ये वैल्यू क्या है? 100% के बराबर है। अगर ये 100% के बराबर है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। वो छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये 5 करता है, 5/8 हुआ, ये आप ध्यान से देखना 5/8 हुआ। 5/8 जब आप इसको लिखने जाओगे तो ये आपको देगा 62.5%। काम जो है ना किसने किया है? अमित ने किया है, आउट ऑफ दिस टोटल 100% वर्क। और 1/8 किसने किया होगा? इन्होंने किया होगा। बाकी 2/8 यानी 25% काम किसने किया? इन्होंने किया होगा, राइट। अब देखो 100% जो काम की कैलकुलेशन हमारी चल रही थी, अब हमें इन दोनों का ही डिफरेंस निकालना है। आप मुझे बता दो इस केस में जो डिफरेंस आने वाला है वो कोई भी तीनों में से पॉसिबल है? नहीं, केवल डी ऑप्शन पॉसिबल है। कैसे? ये जब आप निकालोगे ना 25% एक दिन, इसका मतलब ये कितना दिन लगाएगा? 4 डेज। 4 डेज लगेंगे। और ये जो वैल्यू है 62.5% आपको यहाँ पर मिली है। अब ये इंटीजर नंबर ऑफ डेज तो नहीं आने वाला है, एक दिन से ज़्यादा आएगा, एक दिन से ज़्यादा आएगा, लेकिन इंटीजर नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा, राइट। अब अगर आपको इसको निकालना है तो मैं बता देता हूँ कितने दिन आएंगे। ये देखो 5/8 के बराबर है। अगर ये 5/8 के बराबर है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आपकी 8/5 डेज आएगी। फ्रैक्शन में अगर ये 5/8 है तो 8/5 डेज आएगी। 8/5 डेज को आप क्या बोलते हो? देखो 1.6 डेज। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो जरा ध्यान से देखना कितना आ रहा है। 2.4 आ रहा है, ये 2.4 ही लिखा हुआ था, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया। इतना ही बोल के कि ये इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो मार्क कर दिया सीधे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही सोचोगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं सवालों में, ऐसे फटाफट निकलेंगे आपसे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो अगले लेसन में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको जो है फ़ायदा हो और साथ में बाकी लोगों को भी इस सीरीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्सी क्लासेस करके है, ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं कोर्स रिलेटेड वो वहाँ पर अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को, क्यूमैथ्स यूट्यूब चैनल को, दोनों को फॉलो करें ताकि पूरे कोर्स को ठीक से फॉलो कर पाएँ आप। डिस्क्रिप्शन में पहले की जो भी टॉपिक्स हुए उनकी लिंक्स दी हुई हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं फॉलो करें ताकि हर एक टॉपिक में जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बेहतर होगी। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ ए जॉब इन 7 days. However, 37/100 of the job was already done. Also, the work done by A in 5 days is equal to work done by B in 4 days.
हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो देखिए मैं डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करूंगा, कई लोगों ने कमेंट में लिख के बताया कि डायरेक्टली आंसर मार्क करने से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऑल्दो आप क्यों डीमोटिवेट होते हो, आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं भी ऐसा करूँगा, एक ना एक दिन सीखना है मुझे, बट फिर भी आपकी बातों को मान लेता हूँ, मैं कोई डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करूँगा। डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी कोई काम जो बचा हुआ है उसको 7 दिनों में करते हैं। ये कह रहा है कि 37/100 ऑफ द जॉब वॉज ऑलरेडी डन। 37/100 का मतलब 37% हो चुका है। तो सर बाकी कितना है, आप कहोगे 63% काम जो है ना बाकी होगा अगर 37% काम हो चुका है। फिर कह रहा है वर्क डन बाई ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 days। जब भी आप ये देखो पता है कि भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। भाई लॉजिकली जो काम करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो यहाँ जो ए और बी की एफिशिएंसी होगी ना सर, ये 4:5 का होगा रेट, क्योंकि ए जो 5 दिनों में करता है वो भी 4 ही दिनों में कर सकता है। तो इसलिए ए की एफिशिएंसी कम हुई, 4:5 का रेशियो आ गया ए और बी की एफिशिएंसीज का। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। आप चाहते हो कि फास्टेस्ट वर्कर ही इस इंटायर वर्क को खत्म करे तो कितना टाइम लगता। बहुत आसान है, देखो अब देखिए फास्टेस्ट वर्कर आपका कौन है, बी है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई ये 7 दिनों में 63% काम कर रहे हैं 7 days में। अगर मैं एक दिन का खाका बनाऊँ तो एक दिन का आएगा 9% पर डे। ध्यान से देखो 63% 7 days कंबाइंड, एक दिन का 9%। अब इस 9% को आप 4:5 में डिवाइड करिए तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसकी हम बात करें, जिससे हम पूरा काम कराना चाहते हैं, यहाँ निकल जाएगा भाई 4:5 में अगर बांटा 9% को तो ये क्या हो जाएगा 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में जो बी है मेरा वो 5% वर्क कर सकता है। तो अगर बी एक दिन में 5% वर्क कर सकता है तो कितना दिन उसको लगेगा काम कंप्लीट करने में, 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 5% × 20 मुझे देगा 100%। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 men A, B, C वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 hours लेस टाइम देन A alone, in 1 hour लेस टाइम देन B alone, and in 1 hour the time needed by C when working alone, then A and B together can do a job in। देखिए इस क्वेश्चन को आइडियली अगर मैं बताऊं तो मैं ओरली कर सकता हूं, मेंटली कर सकता हूं, बट उसके पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेस। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, किंतु देखिए फॉर्मूलों की समस्या ये होती है कि वो स्पेसिफिक केसेस में लगते हैं। बस मैंने अगर आपको यहाँ फॉर्मूला पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया तो क्या होगा, आप बाउंड हो जाते हो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो फॉर्मूला लगेगा कब, जब बिल्कुल वही केस आएगा जो आपको, जिसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ आप गए गड्ढे में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक एनालिसिस का रूट समझाता हूं जिसमें फॉर्मूले की डिपेंडेंसी नहीं होगी, और आप कम से कम जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं भी होंगे, मॉडिफाइड क्वेश्चंस होंगे, उनको भी कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो इन्होंने क्या बताया आपको, ये बताया है कि जो ए बी और A + B + C इन्होंने 3 बारे में बात करी है। और यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है आपको कि A and B टुगेदर कैन डू ए जॉब इन, मतलब ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि A और B मिलके इस काम को कितने टाइम में खत्म कर लेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, कह रहा है कि A, B, C अगर एक साथ काम करेंगे तो उनको 6 घंटा लगेगा कम A की तुलना में। यानी अगर मैं A, B, C का कंबाइंड टाइम कैसे भी निकाल लूँ तो A क्या होगा, उससे 6 घंटे ज़्यादा लेगा, B क्या होगा, इसमें कहा है 1 घंटे ज़्यादा लेगा तीनों के कॉम्बिनेशन में। और C के बारे में बोला है कि C का जो टाइम है वो 1/2 होगा, जो है 1/2 होगा इनका, ABC का कंबाइंड टाइम C के टाइम से 1/2 है। आप मुझे बताओ कि अगर ABC का जो कंबाइंड टाइम है वो C का आधा है, तो आप एक चीज़ तो समझ सकते होगे ना कि A और B की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो C के बराबर होनी चाहिए। भाई मैं कहूँगा C किसी काम को 10 दिनों में करता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर किसी के मिलने से वो टाइम आधा हो गया, क्योंकि A + B + C में क्या हो रहा है, C के साथ A और B और आ गए, आधा हो गया टाइम। अगर टाइम आधा हो गया इसका मतलब जो आया है वो C के बराबर एफिशिएंसी लेकर आया है।
आया कौन, दो लोग आए, ए और बी। जब ए बी सी की तीनों की बात करेंगे, इसका मतलब ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी सी के बराबर होगी। तो जितना टाइम ए और बी को कंबाइंड लगने वाला है काम को खत्म करने में, उतना टाइम सी को अकेले लगेगा। तो यानी जो ऑप्शन दिया है ये आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली ये आपको सी भी दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा वो सी के टाइम का आधा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ करने क्या जा रहा हूँ, मैं देखिए कुछ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सी की एफिशिएंसी लिखूंगा या कह लो टाइम टेकन लिखूंगा। यहाँ पर मैं ए का टाइम टेकन लिखूंगा और यहाँ मैं बी का टाइम टेकन लिखूंगा। फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, अगर पहला ऑप्शन हम चेक करने चले कहीं, ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर मैं वैल्यू लेने वाला हूँ 1/3। 1/3 क्या है, कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी आवर्स। तो ये 1/3 घंटा अगर सी को लगता है, तो आपको पता चल गया ना कि अगर टोटल की बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी की, उसको इसका आधा टाइम लगने वाला है, यानी 1/6 टाइम लगने वाला है। उसका टाइम क्या होगा, 1/6 होगा, हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू होगा 6 + 1/6, 6 घंटे ज्यादा, 37/6। या आप ऐसे कह सकते हो 6 1/6, सीधा ऐसे लिख दो, 6 + 1/6 को ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है, 1 घंटे ज्यादा, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज अब यहां प्रूफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो सी के बराबर है। ये हमारा जो है कहते हैं ना ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका हुआ। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड सी का आधा टाइम लगाता है, जो कि मैंने एज्यूम कर लिया। लेकिन अब मुझे दिखना चाहिए ना कि ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसीज हैं वो सी के बराबर होनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हो आप, रिवर्स ऑफ टाइम। ठीक है, यही तो होता है कि एफिशिएंसीज क्या होती हैं, टाइम का रेसिप्रोकल लेके उनका रेशियो निकालते हैं। आप जरा ध्यान से बताना, ये 1/3 है, इसका रिवर्स क्या आएगा, 3। एफिशिएंसी की बात करूं, टाइम का उल्टा 3 आ जाएगा। इसका आप उल्टा निकालना जरा, ये 1/6 पॉइंट समथिंग है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना 1/6 पॉइंट समथिंग, मैं 6 ही मान लूँ चलो थोड़ी देर के लिए, तो ये मुझे देगा 0.16। और ये क्या है, 1 + 1/6, एक से बड़ी वैल्यू है। तो एक से बड़ी वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते, इसको रिवर्स करोगे, अगर एक ही ले लो आप इसको तो भी 1 आता है। इनका सम 1.16 बनने वाला है। 3 कहां से बनेगा, गलत हो गया, नहीं हो सकता है। आप 2/3 चेक करो, अगर आपने 2/3 लिया तो यहां मैं 2/3 लिखूंगा, ये मैंने 2/3 लिखा, इसका हाफ ये 2/6 यानी 1/3 हो गया। अगर ये 1/3 हो गया तो ये आपका 6 1/3 हो गया, और ये वैल्यू 1 1/3 होगा। कोई फर्क आएगा नहीं, वही कहानी होगी फिर से, 1/6 0.16 दे देगा रफली। और ये वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है, ये वैल्यू इवन 6 से बड़ी है। अगर मैं इसको 6 मान लूँ, इसको मैं 1 मान लूँ, तो भी मैं 1.16 मिल रहा है मुझे। यहाँ इसका उल्टा क्या होगा, 3/2 1.5। ये भी बराबर नहीं, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं हो सकता है अगर मैं इनका रिवर्स लेके सम करूँ। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन पे है। यहाँ पर ये वैल्यू दी है 3/2, 3/2 का मतलब ये वैल्यू हो गई 3/4, 3/4 हो गई, तो ये 6 3/4 हो गया। ध्यान से देखना, 6 3/4 हो गया। और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये 6 3/4 हुआ, और ये वैल्यू जो आपकी आ गई ये आ गई 1 3/4। 1 घंटा ज़्यादा है ना। अब देखना है कि क्या ये वैल्यू इसका उल्टा कितना होगा, 0.66 के बराबर होगी। अब आप मुझे ज़रा एक चीज़ बता दो कि ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू अगर मैं 1 ये देखिए ये वैल्यू अब कितना हो गया, 1/6.75 हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/7, जरा देखते हैं 1/7 आपका कितना होगा, अराउंड 0.14। चूंकि ये 7 से थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0.15 समझ सकते हैं। चलो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1.75। 1.75 तो आसान है, मतलब इसका रिवर्स भी हम काफ़ी क्लोज निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखो ये 4 1 ज़ा 1 एंड 3 7/4 हुआ। 7/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 आपको निकालना है, तो ये आपको पता है 0.5, राइट, और 5 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप सम करोगे, क्योंकि ये तो मैंने एग्जैक्टली निकाला लगभग, ये 1/7 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इन दोनों का सम आपको कितना मिल रहा है, 0.7 के आसपास। लेकिन ये वैल्यू जब आप निकालते हो ना, जो वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, आप देखो जरा 2/3, ये क्या है, 0.66 है। यहाँ आप उसके आगे निकल जा रहे हो। अगर आप उसके आगे निकल जा रहे हो तो क्या होगा, इवन ये भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। आपको पता है जो चीज़ें मैंने आपको लिख के दिखाई है ना,
ये अगर मुझे कैलकुलेट करना हो मेंटली तो मैं इसको मेंटली कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ये विजुलाइज करना कि ये 6 प्लस और ये वैल्यू यहाँ पर रिवर्स इसका 1 से बड़ा आ रहा है, तो जब 1 से बड़ा आ रहा है ना तो आपको एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है। 1 से बड़ा तो ये इनका सम हो ही नहीं सकता रिवर्स में, ये दोनों तुरंत गलत हो जाते, देख के पता चल रहा था मुझे। अब 2 ऑप्शन बचे, उसमें मुझे एक चेक करना है, अगला आंसर आ गया। अदरवाइज आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर आप अपना फॉर्मूला यूज करते हो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के बाद आंसर निकलेगा। आप खुद डिसाइड करो कि किस तरफ हो आप, फॉर्मूले की तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नो बुक इन द कंट्री, नो टीचर इन द कंट्री विल टीच दिस क्वेश्चन लाइक दिस। मे बी वीडियो देखने के बाद लोग अपना तरीका बदलें, वो भी अच्छी बात है। कम से कम देश में डिस्कशन का स्तर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आसानी से ऐसा आएगा। अब फ़ायदा क्या होता है ना, आप इसमें फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं हो सर, वो कुछ भी सवाल देते हैं। यहाँ पर ये 1/2 नहीं होता, कुछ और होता, 1/3 होता तो भी लग जाता। लेकिन जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो इसी पे बनता है कि ये 1/2 होगा तभी वो फॉर्मूला लगता है, जहाँ तक मुझे याद है। ऑल्दो मेरी फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज थोड़ी कमज़ोर है। आप इंडिपेंडेंट, जब व्हेन यू लर्न द प्रोसेस यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मूला, और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस में भी आप एनालाइज कर पाते हो और आंसर लगा पाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा तो इसको अपनी टाइमलाइंस पे ज़रूर शेयर करिएगा फेसबुक पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है 2 वर्कर्स A and B engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work that when they work together. B अगर अकेला काम करेगा तो कह रहे हैं वो 4.5 hours ज़्यादा लेगा when they work together. The time required to finish the work together is, कि एक साथ अगर वो मिल के काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। देखिए सवाल में पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने एक आंसर तुरंत हटा दिया। कैसे? आप मुझे बताओ कि अगर बी ने 8 आवर्स, मतलब ए और बी ने मिला के 8 घंटे लिए तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? 16 घंटे हो जाएगा। 8 घंटे ज़्यादा 16 घंटे हो गया, 16 आवर्स हो गया। अब ए अगर 16 आवर्स है और ए प्लस बी मिला के अगर इस काम को 8 घंटे में कर रहे हैं तो आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बी को भी 16 आवर्स में ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो हाफ होगा टाइम। जब 2 बराबर एफिशिएंसी काम करेगी तभी हाफ हो सकता है। लेकिन ये पहले ही मालूम है कि बी और ए का टाइम बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है, एक 4.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, गया। अब जो बाकी ऑप्शन बचे हैं इनको बहुत ही तेज़ी से कराता हूँ मैं आपको, कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन का कोई फार्मूला वार्मूला होता होगा मुझे पता है, पर आप टेंशन ना लो। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो पहली बात तो आप फार्मूला इंडिपेंडेंट रहोगे, नई नई सिचुएशन में भी अपनी चीज़ें लगा पाओगे क्योंकि आपके एनालिसिस बेस्ड है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ पता है आपको क्या है? फॉर्मूले एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होते हैं। लैंग्वेज बदली, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, फॉर्मूले गए, खत्म। तो इतनी हॉलो अंडरस्टैंडिंग पे काम मत करो, है ना। तो ये मत लिखना कि इसका एक फार्मूला होता है जल्दी हो जाएगा। पता है आप फार्मूले से इतना जल्दी करते हो, मैं उससे तेज कर लूँगा इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले के भी। ठीक है, थोड़ा सा अपने पे विश्वास रखिए। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा ए का टाइम और बी का टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ और मालूम है कि इनके बीच का जो टाइम है वो 3.5 घंटे है। कैसे भाई? एक 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी के टाइम से, एक 4.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3-3.5 घंटे का है टाइम में। अब मैं यहाँ टाइम रेशियोज लिखूंगा कैसे? अगर ए ऑप्शन में 5 घंटे दिया है टोटल टाइम, ठीक है, जो कंबाइंड वर्क को ख़त्म करने का टाइम है वो 5 घंटे है, तो आप कहोगे ए कितना टाइम ले रहा है? 8 घंटे ज़्यादा, तो ए का कितना होगा? 13 घंटे हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखना कि ए अगर 13 घंटे हो गया तो जो टाइम रेशियो हुआ ए प्लस बी का और ए का वो 5:13 हुआ। देखो ध्यान से, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए, ये टाइम रेशियो लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना। या फिर आप इसको रिवर्स में कहते तो ये एफिशिएंसी रेशियो बनाता कुछ, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि जब हमने ये टाइम रेशियो लिखा आपका, ये आपका ए है और ये आपका ए प्लस बी है ना, ये टाइम रेशियो लिखा। एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 13:5 हो जाएगा, ऐसे लिख रहा हूँ, 13:5 हो जाएगा। तो आप कहोगे ये जो एफिशिएंसी है 5 की, ये ए को करेस्पॉन्ड करे। यहाँ पर जो 13 है इसमें ए प्लस बी दोनों हैं, तो अगर इसमें ए प्लस बी दोनों हैं तो आप कहते हैं ये बी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 8 हो गई। ठीक है, तो ये जो सम जब निकाल रहे हैं हम, यहाँ 5 आया और ये 13 आया, ये वाला रेशियो, तो इसमें हम टाइम रेशियो अगर निकालने जाएंगे
ए डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगा, तो बी की एफिशिएंसी 8 आ गई, ए की एफिशिएंसी 5 है। टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए की 8 और बी की 5। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आप कहोगे कि जब ये ए टाइम लेता है, जब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम 8 है, 8:5 है ना, रेशियो है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम अगर 8 है तो इसको टाइम लग रहा है कितना, 13 घंटे का, 13 घंटे में काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो गैप है वो 3 का है, तो 8 अगर 13 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको बताना है 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा, वो 3.5 आना चाहिए, आपका 3.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है, 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है भाई, तो 1.5 टाइम से भी ज़्यादा है तो काम नहीं बनेगा, नहीं आएगा आंसर, जो आप खोज रहे हो वो तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला ऑप्शन जाइए, अब बचा यहाँ पर 4 घंटे। अब यहाँ 4 घंटे अगर आप कहोगे तो रेशियो निकालने जाओगे तो कहोगे ये 4 आवर्स है और ये तो आपका 4 और 8 12 घंटे हो गया, ये A+B है, ये A है। रेशियो आपने निकालना शुरू किया टाइम का, तो आप कहोगे ये तो 1:3 आ गया, तो ये 3:1 आ गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी रेशियो हुआ। यहाँ पर A और B कंबाइंड है, A और B कंबाइंड है, तो आप कहोगे एफिशिएंसी रेशियो A का B का 1:2 हो जाएगा, टाइम रेशियो आपका 2:1 हो जाएगा। अब जरा देखना, अगर ये 2 आपका करस्पॉन्ड कर रहा है 12 को, 2 अगर 12 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो इनका डिफरेंस 1 क्या है, 6 को करस्पॉन्ड करेगा, लेकिन आपको तो 3.5 घंटे चाहिए, ये भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन गलत हो, तीसरा सही होना ही होना है, फिर भी चलिए भी वेरीफाई करा देता हूँ आपको 6 वाला भी, ताकि आपकी शंका आपको बिल्कुल ना रहे। ठीक है, ऑल्दो उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, फिर भी समझते हैं। आप कहोगे 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, तो ये 6:14 बनेगा। फिर आप कहोगे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3:7 बन जाएगा, 3:7 बन जाएगा, तो फिर ये 4:3 बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है। ठीक है, टेंशन ना लो। A+B का टाइम 6 घंटे, इसका टाइम 8 और 6 14 घंटे, 2 से डिवाइड करो तो ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, तो ये 3:7 हो गया आपका, है ना, 3:7 हो गया, तो ये 3:4 आ जाएगा, तो ये टाइम जो टाइम का रेशियो आपका 4 और 3 आ जाएगा। 4 और 3 का अगर टाइम रेशियो आया और आपको ये जो वैल्यू है ये अगर 14 को करस्पॉन्ड कर रही है, तो आप देखो खुद ही कि 1 किसको, इनका डिफरेंस क्या है, 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 3.5 आवर्स को, तो टाइम डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पर 3.5 घंटे, इसलिए ये 6 इसका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ये एनालिसिस आपको करना है आप कर लो, वरना कुछ मैं तो इसमें एलिगेशन के बारे में भी सोच के इसको जल्दी कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे हो जाएगा वो एलिगेशन का इस्तेमाल करके। 8 घंटे गलत हो गए ना, अब 5 घंटे को ध्यान से देखना। 5 अगर ध्यान से देखा तो A का टाइम कितना हो गया, आप कहोगे 13 घंटे हो गए, B का टाइम कितना हो गया, आप कहोगे 9.5 घंटे हो गए। ठीक है, यहाँ है 4 पे, तो आप कहते हैं ये 12 घंटे हो जाएंगे और ये वैल्यू आपकी 8.5 घंटे हो जाएगी। फिर आप कहोगे ये 6 घंटे है, तो ये आपका 8 और 6 14 घंटे हो गए और ये आपका 10.5 घंटे हो गए। अब देखो मैं कैसे कैसे ऑप्शन को फटाफट गलत करने वाला हूँ। ये 13 है और ये आपका 9.5 आ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि अगर केवल 9.5 वाले 2 लोग होते, केवल 9.5 वाले 2 लोग होते, तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होता, 4.75 डेज में। 13 वाले 2 होते तो ये काम 6.5 दिनों में ख़त्म हो जाता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इनको आपको पता है कि अगर आपने कंबाइंड काम की बात करो 5 घंटे आपको चाहिए। आप खुद ही देख लो कि अगर 4.75 और 6.5 टाइप का मिक्सचर अगर आपने किया, ठीक है, तो जिस एक्चुअली होता क्या है कि अगर इसको एलिगेशन में कन्वर्ट करना चाहें, इस केस को, टाइम के केसेस को अगर हम एलिगेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये रेशियो भी हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमको रेशियोज भी दे देते हैं, इनका रेशियो निकाल के इसका रिवर्स करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि जो भी रेशियो आने वाला है 1:1 नहीं है, तो वो रेशियो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखो, या तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो इतना बड़ा आ जाए कि ये वैल्यू लगभग यहीं रख ले भाई, 5 अगर घंटा आना है तो ये तो इसके बिल्कुल करीब होना चाहिए ना। तो वो रेशियो ऐसा भी नहीं है कि इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा स्क्यूड होने वाला है, वो बिल्कुल मिडिल में नहीं होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट होके होगा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है इस केस में कि ये 4.75 यानी 5 इसके बहुत करीब है, रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। अगर आप 4.75 का 6.5 से रेशियो निकालोगे तो वो वैल्यू यहाँ नहीं पहुँचेगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस केस में अगर आओगे तो ये तो सरासर गलत है भाई, क्यों 4 घंटे लाना है। आप बताओ, अगर 8.5 वाले भी 2 हो जाए ना तो भी काम 4 दिनों में नहीं होगा, तो ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर आप आंसर निकालोगे तो वो 4.25 से बड़ा ही आएगा, और 4 आवर्स गलत हो गया। अब 2 गलत हो गए तो तीसरा सही होगा, ऐसे भी कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर, इसमें ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है,
तो मैं तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन के टर्म में सोचूंगा और सिंपल सा मिक्सिंग हो रहा है। ये केस रिजेक्ट हो गया, उस केस से 8 पहले रिजेक्ट हो चुका है, ये भी रिजेक्ट हो चुका है, एक ही बचा है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर 16 दिन। ए अकेले 5 दिन कर रहा है, बी कह रहा है 7 दिन कर रहा है, सी रिमेनिंग काम को 13 दिन में कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द होल वर्क। आसान सवाल है, ठीक है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, इसमें जो भी सिचुएशन दी है कि ए बी किसी काम को मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया और सी ने बाकी काम को 13 दिन में किया। अब मैं इसको अगर कंबाइन करूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कि ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया एक साथ, मैं उसी को रीअरेंज करके लिख रहा हूं। बी प्लस सी ने 2 दिन एक साथ काम किया, क्योंकि मुझे पता ही है ए प्लस बी और बी प्लस सी, और बाकी क्या है, सी ने 11 दिन अकेले काम किया। मैं इसी को रीअरेंज कर रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, इससे मैथमेटिकली वर्क कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अभी भी देखो बी की बात अगर करें टोटल 7 दिन कर रहा है, सी की बात करें टोटल 13 दिन कर रहा है और ए 5 दिन कर रहा है, लेकिन मैंने इसको कंबाइन कर दिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है इसी फॉर्म में मालूम है। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम का यूज़ कर लो, क्योंकि 12 और 16 नंबर्स बहुत आसान है, इनका एलसीएम पता होता है। कितना होता है सर? 48 होता है। तो आप कहते हैं कि जब हम इसकी बात करेंगे 48 यूनिट वर्क की बात करेंगे तो ये 3 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। यहाँ पर 48 4 यूनिट्स पर डे हो गया, 4 × 5 कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया। 16 × 3 कितना हुआ? 3 यूनिट्स पर डे, 2 दिन 6 यूनिट्स हो गया। अब बाकी काम कितना बचा आप बताओ? टोटल काम आपका 48 यूनिट्स का है, 26 हो चुका है, 22 यूनिट बाकी है। कौन कर रहा है? सी। कितने दिनों में? 11 दिनों में। एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट का। तो सी को अगर अकेले करना पड़ गया, एक दिन में 2 यूनिट करता है, सी को अगर अकेले करना पड़ गया तो उसको कितना टाइम लगने वाला है? उसको 24 दिन लगने वाले हैं इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि आसानी से लगेगा। देखिए अब देखिए परसेंटेज से भी हो सकता था भाई, 12 दिन 16 दिन दिया हुआ था, तो ये 5 दिन का काम है, 5/12 हो गया, 1/12 8.33% होता है। तो ये हो गया आपका 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 42 43% के करीब काम आ गया कुछ लगभग। ठीक है, ये बी प्लस सी की बात करेंगे 2/16 2 दिन 1/8 12.5% हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो लगभग काम कितना हुआ है? 55% के आसपास काम हो गया है। ठीक है, 55% हो गया तो कितना बचा है? लगभग 45% आपको हो गया बाकी है। 11 दिन का आप देखो ना रफली कितना आ रहा है? 4% के आसपास। 4% का मतलब 25 दिन होते हैं लगभग, उसके आसपास एक ही ऑप्शन है, 24 दिन करेक्ट होगा। तो रफली अगर आप कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर, जो कि मेरे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, परसेंटेज में अप्रॉक्सीमेट करना, कैलकुलेट करना, तो आपका आसानी से आंसर जो है 24 दिन निकल आएगा। इसमें कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी 12 दिनों में कर रहा है। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले इसके कंप्लीट होने के। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज इन ऑल वॉज वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि जो कंप्लीशन का टाइम है उसके 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो बताना है कि भाई कितना दिन तक ये होगा। अब देखो इस सवाल को मैं तो भैया ओरली मार्क करूंगा, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप। कैसे भाई? इनसे क्वेश्चन से पढ़ने का, देखो क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करके आप समझते हो ना उतना आसान होता है। इस लाइन को पढ़ के मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि सर ए और बी के जो काम करने का टाइम है इस केस में, उसमें 3 दिन का अंतर आने वाला है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है और काम पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको 9 दिन ले लूँ और इसको मैं 6 दिन ले लूँ, आप बताओ मुझे 3 दिन का गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा देखो 9 दिन काम किया तो इसने भी 50% कर दिया, इसने भी 50% कर दिया, 100% काम भी हो रहा है, यानी यही केस है। हो गया 9 दिन आंसर। बाकी आप लगाते रहो, लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे। अननेसेसरी समय बर्बाद करने से कोई नाम नहीं मिलता है, मत करिए। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग हॉराइजन को एक्सपेंड करोगे, ऐसे लगाओगे। 3 दिन का डिफरेंस पता चला ना, इसको मैंने पढ़ के यही परसीव किया कि 3 दिन का डिफरेंस है ए और बी ने जितने दिन काम किया है उनमें। इसका देखो इनमें डिफरेंस सीधे 6 दिन का है, अगर आधा आधा ले लो 3 दिन का डिफरेंस है, वो दिख रहा था मुझे। 3 दिन का डिफरेंस है और साथ में 50% मिलकर 100% काम भी हो रहा है। हो गया, यही केस है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे करोगे तो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है कि 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन X days बट 5 women कैन डू द वर्क इन 3 days, देन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई 1 man and 1 woman इज। देखो X days है तो 1/X days होगा, एक दिन का काम 2 लोगों ने किया है, एक आदमी का 1/2X हो गया। यहाँ पर देखो Y women का 3 दिन है
तो वाई वीमेन का एक दिन का काम कितना होगा 1/3, पर एक वीमेन का निकालना है तो ये 1/3 वाई हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है तो 6xy से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3y और यहाँ पर आपका आ गया 2x। पहला ऑप्शन हो गया, इसमें कहाँ कोई तकलीफ आपको होने वाली थी, नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है, मतलब देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस वैल्यू को आप ऐसे मान लेते कि आप कहते कि मैं इस वैल्यू को मानने जा रहा हूँ 6, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं मानने जा रहा हूँ लेट्स से 2। अब देखो 2 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं और 2 औरतें वही काम 3 दिनों में कर रही हैं। साफ साफ दिख रहा है ना कि औरतों की एफिशिएंसी डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकालना है मुझे, ये 1:2 मुझे मिलना चाहिए। अब देखो किस ऑप्शन में x की वैल्यू 6 रखने से और y की वैल्यू 2 रखने से आपको 1:2 मिलने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में x की वैल्यू 6 रखने से और y की वैल्यू 2 रखने से आपको मिलने वाला है। पहले ऑप्शन में देखो आपका 18 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉरी कितना हो गया 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया, 1:2 मिल रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में ये तो उल्टा है तो होगा ही नहीं, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है ना। और यहाँ पर 2y/3x है तो ये आपका फिर से ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 18 हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उस केस में आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है ना, वैल्यू मान के भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक वाटर रिजर्वायर है जिसमें 2 इनलेट हैं और एक आउटलेट है। उस इनलेट से ये बढ़ सकता है इतने इतने टाइम में और इसको खाली कर सकते हैं 1 घंटे में आउटलेट से। तो कह रहा है कि 2 इनलेट अगर ओपन किए गए 1 बजे और 2 बजे और आउटलेट को ओपन किया गया 3 बजे, तो बताना है कि ये कब खाली हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगा, करते हैं। देखो पहला काम इसमें करते हैं क्या है कि इसमें देखो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना आपके लिए इतना आसान ना हो शायद, क्योंकि आप इतना एफिशिएंट ना हो कि 3 घंटे 45 मिनट दिया हुआ उसका परसेंटेज निकाल पाओ। तो मैं आपको इसको एलसीएम से भी करा देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा देखो 3 घंटे है तो मैं टाइम जरा लिख रहा हूँ 3 घंटे 45 मिनट को देखो 45 मिनट को 3/4 आर भी बोलते हैं। 3/4 अगर करोगे इसको तो ये आपका 15/4 घंटे हो जाएगा। 3/4 तो 12 + 3 15/4 हो गया। ये आपका 1 घंटा, ये आउटलेट है, ये दोनों इनलेट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये इनकी एफिशिएंसीज मैंने यहाँ पर अभी सारी टाइम लिखी है, एफिशिएंसी नहीं लिखी। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे आप ऐसा करो ना कि 15 यूनिट टोटल काम मान लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो वाटर रिजर्वायर है उसका 15 यूनिट जो है टोटल वो मान लेते हैं उसको कि जो पूरा कैपेसिटी है वो। तो ये आपका 3 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15/4 आपको दिया तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ये स्टोरी है। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कहानी कि कब ये खाली हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो पहले क्या हो रहा है 3 बजे पहुंचते हैं एग्जैक्टली और 3 बजे देखते हैं क्या सिनेरियो है। 3 बजे अगर पहुंचेंगे तो ये जो है ना ये ऑलरेडी 1 बजे खुला था, यानी 2 घंटे ये काम अपना कर चुका होगा। तो 2 घंटे काम कर चुका होगा तो 5 × 2 10 लिख दिया मैंने। ये 1 घंटे काम कर चुका है 3 बजे एग्जैक्टली, तो 1 घंटे अगर ये काम कर चुका है तो 4 × 1 4 14 हो गया। अब ये +14 आपका है कहाँ पर 3 बजे। अब 3 बजे के बाद की स्टोरी क्या है, तीनों काम करेंगे तो ये तो नेगेटिव वाला है, खाली कर रहा है। ये आपका क्या है 5 × 4 9 है, 9 - 15 कितना हो गया आपका -6 हो गया। अब इसके बाद 3 बजे के बाद की स्टोरी है -6, मतलब -6 हर घंटे में निकलेगा बाहर। +14 को 0 करना है, तीनों ने मिला के -6 हो गए। आप मुझे बताओ कि ये अगर +14 है और इसको मुझे -6 करना है, मुझे 2 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। और आप देख लो 6 × 2 = 12 होता है, 2 बचेगा, 2/6 क्या होता है 1/3, इतना घंटा लगेगा 3 बजे के बाद। क्या आंसर है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि 1/3 आपका 20 मिनट होता है। आंसर इतनी आसानी से आ गया, इसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं था, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके कि जब तीनों काम कर रहे हैं उस मोमेंट पे देख लिया मैंने क्या सिचुएशन है। तीनों जब एक साथ हैं तो उनका नेट इम्पैक्ट -6 है, तो +14 को 0 करना है खाली करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा वो आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 पाइप हैं वो टैंक को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनको अगर 8, 9 और 11 बजे खोला हमने तो टैंक कब एम्प्टी हो जाएगा। ये भी देखिए वैसा ही सवाल है, वैसे ही करेंगे। आप कहोगे 11 बजे की कहानी पता करेंगे, पहले एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 15 है, 12 है, 4 है, 60 आपका एलसीएम हो सकता है 60 यूनिट्स। 60 यूनिट हुआ तो ये आपको दे देगा 4, ये आपको दे देगा 5 और ये आपको दे देगा 15। ये स्टोरी हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, 8 बजे जो खुला वो 3 घंटे तक काम कर चुका होगा 11 बजे, तो ये हो गया आपका +12। ये वाला जरा ध्यान से 2 घंटे काम कर चुका होगा +10,
ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई +22 है। अब 11 बजे के बाद की कहानी देखना, ये तो माइनस वाला है, खाली कर रहा है, तो ये 9 है, ये माइनस यानी -6। अब एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है यहाँ पर कि ये खाली करने के लिए मुझे 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में लगेगा। 6 3 18, 6 4 24, 3 घंटे से 4 घंटे 11 बजे के बाद। तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, आप जरा बता दो। डी ऑप्शन, क्योंकि 11 में अगर आप 3 घंटे जोड़ते हो तो 2 बज जाते हैं, उससे ज़्यादा लगने वाला है, तो 2:40 एक ही ऑप्शन है। वो संभव आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, डी ऑप्शन मार्क कर दो। फिर भी जिनको एग्जैक्ट कैलकुलेट किए बिना शांति नहीं मिलती है उनके लिए 4 करोगे गलत हो जाएगा। 3 करिए, 3 किया 18 हुआ, 18 के बाद कितना बचा है 4 बचा, 4/6 कितना होता है 2/3, सो 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स का मतलब होता है 40 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे का 2/3 40 मिनट होता है, तो डी ऑप्शन आपका मार्क कर सकते हो, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी डबल टाइम लगाता है ऐसे, सी बी का डबल टाइम लगाता है, डी सी का डबल टाइम लगाता है। तो बताना है कि अगर उनको 2-2 के ग्रुप में पेयर किया गया है तो कह रहे हैं एक पेयर दूसरे पेयर से 2/3 टाइम लेता है। आपको पता है 2/3 टाइम का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी रेशियो 3:2, एफिशिएंसी रेशियो 3:2। अगर टाइम 2/3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा, पहले पेयर का दूसरे पेयर से। पेयर का मतलब 2-2 के पेयर में बनाया गया इसको। अब देखिए स्टोरी क्या है, मैं ABCD चारों लिख रहा हूं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि जो ये बी है ना वो ए का दुगना टाइम लेता है, एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एफिशिएंसी आधी होती जा रही है, तो अगर मैं डी को 1 मान लूँ तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब मुझे इनको इस तरह से अरेंज करना है सर कि मुझे 3:2 की एफिशिएंसी मिल जाए। अब देखो जरा, ए को डी से कराओ और बी को सी से कराओ, तो क्या हो गया आपको 9:6 मिल जाएगा। ये क्या है 3:2 की एफिशिएंसी है। ये आपका पहला पेयर कौन सा हो गया, ये वाला ए और डी वाला पेयर पहला पेयर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि यही कह रहे थे ना कि पहला पेयर का जो टाइम है ना वो 2/3 होगा। टाइम 2/3 का मतलब एफिशिएंसी रेशियो 3:2, पहले पेयर का दूसरे पेयर से। आसानी से आंसर आ जाएगा अगर आप इस तरह से सोचते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 पाइप हैं, उनको कनेक्ट किया गया है एक इन्वर्टेड कोन में। इन्वर्टेड कोन देखिए आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। रेगुलर कोन जो होता है वो ऐसा दिखता है, ये रेगुलर कोन ऐसा दिखता है, ये इन्वर्टेड कोन है आपका, ये सिचुएशन है। अब इसका बेस कह रहा है जो है ना टॉप पे है, ये ऐसे ही कह रहा है 2 इनलेट पाइप हैं ए और बी जो टॉप में कनेक्टेड हैं कोन के, इसको भर सकते हैं 8 घंटे में और 12 घंटे में। और जो आउटलेट पाइप सी है ना उसको यहाँ कनेक्ट किया गया, तो इनलेट पाइप यहाँ है आपका, आउटलेट पाइप यहाँ लगा हुआ है, और आउटलेट पाइप कह रहा है कि इस कोन को, एक भरे हुए कोन को खाली कर सकता है 4 घंटे में, राइट, ये दिया हुआ है। कनेक्टेड एट द बॉटम कैन एम्प्टी ए फिल्ड कोन इन 4 आवर्स। अब कह रहा है कि व्हेन द कोन इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, तीनों पाइप को खोल दिया गया, ठीक। फिर कह रहा है 2 of the 3 pipes remain open for 20 hours continuously and the third pipe remains open for a lesser time। कह रहे हैं तीनों में से 2 पाइप जो है वो 20 घंटे तक खुले रहेंगे पूरे, एक और पाइप जो बचा वो थोड़े कम टाइम के लिए खुला रहेगा। As a result the height of the water inside the cone drops down to 50%। कह रहे हैं इससे हुआ क्या कि 50% हाइट कम हो गई, वाटर ड्रॉप हो गया। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब जरा एक चीज समझना है इसमें, बहुत जरूरी है कि 50% हाइट होने का मतलब क्या है। देखिए ये फ्लैट कहानी नहीं है सिस्टम वाली, जिसमें अगर 50% हाइट कम हुई तो 50% वॉल्यूम बाहर निकल गया, नहीं, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट कहानी है। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, जब भी कोन में ना, अगर कोन की मैं बात करता हूँ ना तो हाइट अगर आधी कम हो गई है, मैं इसको अगर 1 बोलूँगा तो ये भी 1 हो गया, ये 1 ये 1, तो जो वॉल्यूम बाहर गया इस सिनेरियो में ना, वो इतना वॉल्यूम बाहर गया पूरा, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये 7 पार्ट होगा। अगर टोटल आपने बोला 8 पार्ट है, कैसे भाई, देखो अगर इसको 1 लिया इसको 1 लिया तो पूरे कोन की हाइट कितनी हो गई 2, हाइट 2 हुई। वॉल्यूम जो होता है ना वो लेंथ क्यूब कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो वो 8 को करेस्पॉन्ड करेगा। और जो नीचे वाला कोन है ये वाला पोर्शन आपका केवल ना, ये 1 हाइट के साथ 1 को करेस्पॉन्ड करेगा, लेंथ क्यूब 1 क्यूब, तो ये 1 वॉल्यूम है और ये आपका पूरा 8 वॉल्यूम है, तो ये 7 वॉल्यूम हुआ। तो यानी इस प्रोसेस में जब हम बात करें हाइट आधी हो रही है, मतलब 7 पार्ट आउट ऑफ 8 निकल जा रहा है, समझ रहे हो आप, ये कंडीशन है। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये तो तीनों नंबर दिए हैं 8, 12 और 4, इनका एलसीएम क्या होता है 24 एलसीएम, यानी मुझे अब पता है क्या निकालना है, आप ध्यान से देखना, मुझे ये निकालना है कि कब ये 24 में से 21 निकल जाएगा, ठीक है, वही आंसर होगा, तब हाइट आधी होगी। बस आंसर आ चुका है आपका। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये कह रहा है कि पाइप ए 19 घंटे तक खुला रहा। अब जरा ध्यान से देखो आप,
अगर मैंने इसको 24 माना तो आप इसकी एफिशिएंसी क्या बोलोगे, ए की एफिशिएंसी आपकी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 2, सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी हो गई 6 विद माइनस साइन। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ आप कि अगर आपने ये बोला कि ए 19 घंटे के लिए खुला था, या पाइप ए 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला था, या पाइप बी 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला था। पहले मैं मान लेता हूँ तीनों अगर 20 घंटे के लिए खुले होते तो क्या होता, सम करो जरा, -1 आएगा। अगर तीनों 20 घंटे के लिए खुले होते तो आपको पता है -20 यूनिट कम हो जाता। ठीक है, क्योंकि इसका नेट रिजल्ट आपका -1 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पहले केस में जाएं तो ए क्या है, लेकिन मुझे ना -20 यूनिट नहीं चाहिए, मुझे 21 यूनिट चाहिए। 21 यूनिट कैसे आएगा वही पता करते हैं। अगर, क्योंकि मुझे पता है केस भी ये नहीं है कि तीनों 20 घंटे के लिए खुले हैं, एक 19 घंटे के लिए खुला है। अगर ए लेट से 19 घंटे के लिए खुला होता, आपको पता है ना इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 3, क्योंकि इसमें जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये 20 घंटे का केस हमने लिया है, तो ए का 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लिया हमने +3, तब ये -20 आया है। तो वो घटा देंगे उसमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वो 3 और कम कर दो, -23 आ जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 21 चाहिए, 21/24 बनेगा तभी आंसर आएगा। अब देखो ये कह रहा है कि ए 19 घंटा 30 मिनट के लिए खुला रहा, अगर 19 घंटा 30 होगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा, मुझे 1.5 इसमें और घटाना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे का इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब भी मेरा 21 नहीं बनेगा। 21 कैसे आएगा, देखो जरा सी को देखो, 19 घंटे 30 मिनट के लिए कह रहे हैं, बी को खोल दो। बी अगर 1 घंटे के लिए, मतलब इसमें तो 20 घंटे वाली कहानी है, अगर मैं 19 घंटे कंसीडर करूंगा तो मुझे 2 और माइनस करना पड़ेगा, 1 घंटा होता तो, लेकिन आधे घंटे की बात है, आधे घंटा एक्स्ट्रा काउंटेड है, आधे घंटे अगर इसमें मैंने घटाए तो 1 और कम हो जाएगा, क्योंकि 2 1 घंटे का है, 21/24 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कभी मत डरिए, बहुत आसान होते हैं, बस उनको समझना होता है, समझ लेंगे तो कहाँ फिर कुछ बचना है, ऐसे आंसर मार्क करोगे आप तेजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि ए टैंक इज कनेक्टेड विद बोथ इनलेट पाइप्स एंड आउटलेट पाइप्स। इंडिविजुअली इन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 7 hours and an outlet pipe can empty it in 5 hours. If all the pipes are kept open, it takes exactly 7 hours for a completely filled in tank to empty. If the total number of pipes connected to the tank is 11, how many of these are inlet pipes? ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी समझदारी है तो इसका आंसर ऐसे ही मार्क करना है बस। ठीक है, ना चाहते हुए मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जब आपको समझाऊंगा तो आप भी ऐसे कर पाओगे, सोचना है बस। अब देखिए कैसे सोचेंगे इसको, मैंने कैसे सोच लिया। जब देखिए पाइप्स अगर आपके 11 है टैंक में, तो आपको पता है कि ऐसा कम्बिनेशन जो आपको बनने वाला है, तो या तो इनलेट ज़्यादा होगा या आउटलेट ज़्यादा होगा, क्योंकि बराबर 5.5 कहाँ से हो जाएंगे, है ना, या तो इनलेट ज़्यादा होगा या आउटलेट ज़्यादा होगा। तो अब जरा मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि चलो थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करते हैं कि इनलेट कम है आउटलेट ज़्यादा है। एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ मैं 5 और 6 का, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। आप जब यहाँ पर आप स्टोरी देख रहे हो, आप कह रहे हो कि इनलेट पाइप स्लो है आउटलेट पाइप से, स्लो इन टर्म्स ऑफ जितना वॉल्यूम इनलेट भरता है और जितना वॉल्यूम आउटलेट खाली करता है। ठीक है, आप बताओ आउटलेट के खाली करने का रेट ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा है। इनलेट 7 घंटे लगाता है एक भरने में, आउटलेट 5 ही घंटे लगाता है। अब जरा अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो देखो मैं क्या कहूँगा, समझ 2 टीम है, एक टीम है जो इनलेट है और एक आउटलेट है। ठीक है, अब जरा बताओ इनलेट वाली जो टीम है ना और आउटलेट वाली टीम है, जरा इसको मैं देखता हूँ कैसे टैकलिंग इनकी हो रही है। ये 5 हैं, मैं कहूँगा आउटलेट वाला जो है 5 रख देते हैं इधर, पहले बराबर मुकाबला कराते हैं ना, एक यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। अभी आप मुझे बताओ एक आउटलेट एक इनलेट पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। एक आउटलेट एक इनलेट पे भारी इस टर्म में है कि जितना इनलेट एक भरेगा आउटलेट उससे तेज खाली कर रहा है। तो लेट से मैं कहता हूं 1 घंटे में जितना एक इनलेट ने भरा आउटलेट क्या करेगा, उससे ज्यादा खाली कर सकता है। तो मतलब क्या है कि ये 5 जरूरत से ज्यादा हैं इस इनलेट को टैकल करने के लिए। मतलब इनके द्वारा जो फिलिंग का इंपैक्ट है वो कुछ नहीं बढ़ने वाला, आउटलेट इवन ज्यादा खाली कर चुका होगा जितना ये भरेंगे। इसके बाद भी एक आउटलेट खाली पड़ा हुआ है। आप बताओ एक अकेला आउटलेट ही अगर मैं उस टैंक में लगा देता तो वही उसको 5 घंटे में खाली कर देता, और यहां तो उसको पूरा टैंक भी नहीं मिलेगा एक अकेले को, क्योंकि बाकी 5 ने भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाली कर रखा है, क्योंकि जिन्होंने जितना भरा वो तो निकाला ही 5 ने और थोड़ा निकाल दिया होगा। तो इनको तो एक पूरा टैंक भी नहीं मिल रहा है भरा भरा खाली करने में। अगर एक पूरा टैंक होता तो ये 5 घंटे लगाते, अब तो ये और कम लगाएंगे।
लेकिन यहाँ दिया है कि 7 घंटे लगे खाली करने में। इसका मतलब क्या है सर? वॉल्यूम और होना चाहिए, और वॉल्यूम होने का मतलब इनलेट ज़्यादा होना चाहिए आउटलेट से। अब इनलेट बढ़ाओगे तो आउटलेट अपने आप कम हो जाएगा ना। टोटल तो 11 पाइप हैं, तो अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी बने, उसमें इनलेट ज़्यादा होना चाहिए। इनलेट ज़्यादा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 5 से ज़्यादा इनलेट का, वो है 6। उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ऐसे क्वेश्चन लगता है। अब थ्योरेटिकली अगर लगाना है तो लगाते बेटर हो, बहुत टाइम लगेगा, वो तो कर ही लेते हो, उसमें तो आप उस्ताद हो। पर ऐसे कुछ सोचना शुरू करो ना, तभी तो आप मैजिकल बनोगे। मज़ा आया होगा? शेयर कर देना बस वीडियो किसी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 12 men can complete a work in 10 days. 20 women can complete the same work in 12 days. 8 men and 4 women started working, and after 9 days 10 more women joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? आसान है, मेंटली कैलकुलेट अगर आप कर सकते हो तो आंसर ऐसे भी लग जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी 12 10 मेन डेज कितने हो गए? 120। यहाँ 20 और 12 240। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो वीमेन की एफिशिएंसी की डबल है। डबल का मतलब क्या हो गया कि कहीं भी आप रिप्लेस कर सकते हो एक मैन को 2 वीमेन से। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखता है कि ये क्वेश्चन किसने बनाया है? किसी मैन ने ही बनाया है। हमेशा अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा रखते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैन ने बनाया है और अक्सर ऐसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गर्ल स्टूडेंट है वो भी अपना सवाल बनाएं जिसमें अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा दिखाएं, ठीक है। किताबों में ये बहुत ही बड़ी फंडामेंटल एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 मेन और 4 वुमेन की बात करिए। अब जहाँ जहाँ मेन हैं, जहाँ जहाँ वीमेन है, अब एफिशिएंसी का रेशियो पता है तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 4 वीमेन हैं, यहाँ पर 8 मेन है, तो 8 मेन को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 16 वीमेन से। एफिशिएंसी 1:2 है। तो ये कॉम्बिनेशन में कितना हो गया आपका? 20 वीमेन हो गई। 9 दिन लगे, ये कह रहा है कि अब आपको पता है 20 वीमेन 12 दिनों में काम खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ 9 दिन की बात कर रहा है। तो 9 दिन की बात कर रहा है तो अब 20 वीमेन है हमारे पास भी। 9 दिन का काम हो चुका है तो 20 वीमेन का 3 दिन का काम बाकी है। 20 × 3 पर कह रहा है कि 10 लोग और आ गए। 10 लोग अगर और आ गए तो अब 30 वीमेन हो गए। कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा, इसलिए 2 दिन आंसर हो गया। इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए टाइप Y is 60% मोर देन दैट ऑफ X. If both taps are opened simultaneously, they take 40 hours to fill the tank. तो बताना है टाइम टेकन बाई Y टू फिल द टैंक कितना होने वाला है? 65 आवर्स। कैसे? देखो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो Y और X की जो एफिशिएंसी है इसका रेशियो 8:5 का है। आप कहोगे ये कैसे? अरे भाई 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। तो अगर मैंने x को 5 माना, इसकी एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है तो 8 होगी। 8:5। स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके रेशियो आसानी से एफिशिएंसी का लिख सकते हैं। अब इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है 13, इससे 40 दिन लग गए, 40 घंटे लग गए। यानी टोटल काम जो है वो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 520, ठीक है। अब आपको कराना किससे? Y से। तो Y अकेले 520 कैसे दे सकता है आपको? देखो 60 से 70 के बीच में होगा, क्योंकि 60 टाइम्स क्या है? 480। 70 टाइम्स कितना है? 560। उसके बीच में है 65। डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली 65 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज एंड 104 men आर सेट टू वर्क, ईच वर्किंग 8 hours a day. After 30 days 2/5 of the work is finished. How many additional men may be employed so that work may be completed on time, each man now working 9 hours a day? क्या कह रहे हैं भाई कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको 56 दिनों में ख़त्म करना है, इसमें 104 मैन को काम पे लगाया गया है। सब कितना काम कर रहे हैं? 8 hours a day। कह रहे हैं 30 दिनों के बाद 2/5 वर्क हुआ। आप बताओ मुझे 2/5 वर्क हुआ, कितना बाकी है? 3/5। आप ऐसे समझ लो 40% काम हुआ है, 2/5 40% होता है, 60% काम अभी बाकी है। तो ये जिस रेट से कर रहे हैं सर, इतने ही लोग, अगर देखो 30 लोगों ने 40% काम किया 30 दिनों में, सॉरी कितने लोग हैं? 56 लोग हैं, 104 लोग हैं, सॉरी 104 पर्सन्स हैं, और इन्होंने 8 hours पर डे काम किया है, 30 दिनों में 40% काम किया। अगर यही इस काम को कंटिन्यू रखते, यही इसी रेट से, तो आपको पता है 30 दिन यहाँ लगे, 45 दिन यहाँ लग जाएगा, क्योंकि जो काम है देखो ना 2:3 है। तो 2:3 अगर काम है तो आप खुद ही देखो इसके करस्पॉन्डिंग 45 दिन लग जाएंगे काम करने में टोटल। और पर ये करें उतना टाइम है नहीं,
काम करना है 26 दिनों में, और क्योंकि 56 दिनों में ही काम को ख़त्म करना है तो 26 दिन और हमारे पास है। तो आप खुद ही देख लो कि 45 इंटू 104 इंटू 8 ये होगा आपका MDH, मसाला वाला नहीं, मैन डेज आवर्स। ठीक है, ये आपको इक्वल करना है इसके 26 इंटू एक्स, नंबर ऑफ मैन है 9 आवर्स ए डे। ये स्टोरी है, आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल है नहीं, दिख रही होगी मुश्किल नहीं। देखो 9 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 26 टाइम्स 4 ये दिया हुआ है। तो आप खुद ही देखो कितना आ रहा है, 20 इंटू 8 160 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ मैन आपके 160 आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एडिशनल पूछा है सर, तो 160 में 104 तो पहले ही थे। ठीक है, 104 तो पहले ही थे, तो एडिशनली कितना लगाया आपने, 56। तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सवाल था, बस वो मैन डेज आर का प्रोडक्ट लेना था, आसानी से आंसर निकला था आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 26 करा है, बिलासपुर नाम का एक गांव है, 12 men 18 boys completed construction of a primary health center in 60 days by working 7.5 hours a day. Subsequently, the residents of the neighboring Haribagh village also decided to construct the primary health center in their locality, which would be twice the size of the facility built in Bilaspur. If a man is able to perform the work equal to the same done by 2 boys, then how many boys would be required to help 21 men to complete the work in Hazaribagh in 50 days working 9 hours a day? तो इतनी जो कहानी दी है इसका सार बताता हूँ आपको। एक गांव है, उसमें 12 पुरुष और 18 बॉयज़ 18 बॉयज़ ने मिलके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया 60 दिनों में, और दिया हुआ कि 7.5 आवर्स पर डे उन्होंने काम किया। फिर कह रहे हैं एक बगल में गांव है, वो भी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जानते हैं ये होता है पड़ोसी में कितना वो होता है ना, कि वो छोटी कार लाए तो मुझे बड़ी कार लेके आना है। तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि इन्होंने जितना बनाया हम डबल साइज़ का बनाएंगे। तो डबल साइज़ बनाने के लिए इन्होंने फिर यही दिया हुआ कहानी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं देन हाउ मेनी बॉयज़ वुड बी रिक्वायर्ड टू हेल्प 21 men सो दैट ये 50 दिनों में बन जाए 9 घंटा पर डे डबल। आप जरा एक चीज़ देखना, यहाँ 60 दिन है, यहाँ 50 दिन है, तो जो टाइम का रेशियो है वो 6:5 है। ठीक है, ये बिलासपुर है, ये हजारीबाग है। लेकिन जो आवर्स वर्क के हैं ये 7.5 है, यहाँ ये 9 है। अगर आप इनका रेशियो लिखोगे तो 1.5 से डिवाइड करना, तो ये क्या है 5:6 है। तो देखना ये डेज और आवर्स का जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या दे रहा है आपको 30:30। यानी आपको पता है ये डेटा और ये डेटा जो ये दिया हुआ था कहानी, ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम हो जा रहा है। तो इनको भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन में क्या बचा, लोग और दुगना काम करना है। अब देखो इस केस में 12 मेन और 18 बॉयज़ थे, और ये भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 2 बॉयज़ 1 मेन के बराबर हैं, तो मैं इसको 9 मेन लिख सकता हूँ। तो ये 21 मेन हो गया इक्विवेलेंट पहले केस में। अब ये तो 1:1 हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं है, भूल जाओ। अब यहाँ अगर दुगना बनाना है तो मुझे टोटल 42 मेन चाहिए, लेकिन दिया क्या है कि 21 मेन है, और जो 21 मेन हमने और लिखा है इनको बॉयज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं बॉयज़ के फॉर्म में आएगी। एफिशिएंसी अगर डबल है तो कितने बॉयज़ होंगे, 42 बॉयज़ चाहिए हेल्प के लिए, क्योंकि काम दुगना था तो इसलिए दुगने मेन। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा को देख के डरे ना, कितना आसान सवाल है। लेकिन कई लोग यहाँ भी MDH लिखने लगते हैं, भाई D/H का प्रोडक्ट ही बराबर है तो क्यों उसको लेके चलोगे, उसको काट पीट दो पहले ही, तभी क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के ओरली किया जा सकता है अगर आप थोड़े समझदार हैं तो। समझदारी लाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भाई 3 पाइप हैं A, B, C कनेक्ट किए गए टैंक से। इन पाइप दीज पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है सबको खोल दो। It was observed that pipe A and B were supplying water at 3/4 of their normal rates for the first hour, after which they supplied water at normal rate. Pipe C supplied water at 2/3 of its normal rate for first 2 hours, after which it supplied at its normal rate. In how much time tank would be filled? ठीक है, मैं आपको कराता हूँ इस क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर पाओगे आप। पहली बात इस क्वेश्चन में कि ये 2 ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते हैं। कैसे किया मैंने, देखो भाई ऐसा है कि आप कह रहे हो कि ये A और B 1 घंटे के लिए कुछ कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तीसरा वाला पाइप पहले 2 घंटे के लिए कुछ कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है, फिर अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। मैंने कहा कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं और देखते हैं कि अगर ये पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते तो कितना टाइम लगता। 5 घंटे। आप कहोगे अगर 5 घंटे यहाँ है, 10 घंटे यहाँ है, 15 घंटे यहाँ है,
तो 5 घंटे मतलब 20% पर आवर, 10 घंटे का मतलब 10% पर आवर, 15 घंटे का मतलब 6.66% पर आवर। इनका अगर सम करोगे ना तो आपको मिलेगा 36.66% पर आवर। आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो टाइम लगने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगने वाला है, 3 घंटे से थोड़ा सा कम लगने वाला है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगने वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो 2.05 आने वाला है। इसी को सोच के मैंने कहा जब कोई खराबी नहीं पाइप में, वो पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, तब तो 3 घंटा लगता है। अब 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा, लगभग ज़्यादा लगेगा ना, वो 2 पॉइंट समथिंग जो है वो 3 के करीब है ना, उससे ज़्यादा लगेगा। ये दोनों नहीं हो सकते। अब ये दो ऑप्शन बचे, सी और डी। सवाल ये है कि सी और डी में कौन सा सही, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा टेंशन ना लो, बहुत आसान है। कह रहे हैं इन दोनों ने पहले घंटे में 3/4 एफिशिएंसी से काम किया, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें 3/4 ऑफ द नॉर्मल रेट्स। तो आप बताओ कि जो 30 है, जो 30 है 30%, उसका 3/4 निकाल लो आप। 30% का अगर आप 3/4 निकालने जाओगे तो 7.5% की कमी आ जाएगी काम में, है ना। 1/4 कम होगा ना, 1/4 मतलब 7.5% हो गया, ये कम हो गया पहले घंटे में जो करते। तो इसको देखते हैं 6.66% वाला पहले 2 घंटे तक 2/3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो 2 घंटे में एक्चुअली में 1 घंटे में देखो कितना करेगा 2/3 के हिसाब से, 2/3 निकालो इसका, तो 2/3 अगर निकालोगे तो 4.44 आएगा। 2 घंटे तक करेगा तो 8.88% आएगा। कमी कितनी आई इन 2 घंटों में? तो इन 2 घंटों में अगर मैं काम में कमी निकालूंगा जो ओवरऑल, तो 1/3 2.2 है, यानी 4.44% काम की कमी आ जाएगी 2 घंटों में। यानी नॉर्मल प्रोसेस से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा कुछ 11-12% की कमी आती हुई दिख रही है अगर पहले 2 घंटे को कंपेयर करें तो, ठीक है, पहले 2 घंटे में। आप मुझे बताओ कि 12% अगर काम में कमी आ रही है तो क्या टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1 घंटा अगर आप टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, ये मतलब एक एक पाइप की जो अपनी एफिशिएंसी है ना वो 20% है। अगर केवल पहले पाइप को आप 1 घंटे तक छोड़ दो फुल एफिशिएंसी के साथ, तो वो 20% की भरपाई कर दे। तो 12% की भरपाई करने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटे से बड़ा टाइम हमारा बढ़ जाएगा, 4 घंटे नहीं हो सकते हैं, 3.05% ही होगा। अब जिनको इसमें शक है, शंका है, आप ना क्या करो ना, निकाल लो। आप पहले 2 घंटे का काम निकाल लो, परसेंटेज में आ जाएगा। जो बाकी बचा है उसको 36.66 से डिवाइड कर देना, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि आंसर 3.05 है। मैं तो नहीं करने वाला, मैं ऐसा ही इंसान हूँ कि मैं देख के मार्क करता हूँ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट 18 वीमेन टेक 4 मोर डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12 मेन। ठीक है, देखो ये फिर से सवाल है, किसी पुरुष ने ही बनाया। कह रहा है कि 18 लड़कियां भी अगर मिल गई ना वीमेन, तो वो 4 दिन ज़्यादा लगा देंगी काम में करने में, जो 12 में नहीं कर लेते। तो लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग आगे चल के ऑथर बनिए और इस धारणा को बदलिए, है ना। हमेशा आपको दिखाया जाता है कि आपकी काम करने की क्षमता कम है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इससे, इसलिए तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाकी किसी टीचर ने नहीं किया होगा ना, मैंने किया, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ 8 men कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 9 days, हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट व्हेन 15 वीमेन एंड 12 men वर्क टुगेदर फॉर 3 days। जरा इस चीज़ को समझते हैं। कह रहा है 18 वीमेन टेक 4 more days देन दिस इज। अब देखो 8 men कह रहा है प्रोजेक्ट को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो मुझे एक चीज़ दिख गई कि 8 into 9 हो गया men days, राइट। अब देखो 8 into 9 अगर men days हुआ तो ये 72 men days हुआ। अब अगर 12 men वाली कहानी होती तो आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता कि 12 अगर आदमी है तो वो कितना दिन लगाएंगे, 6 दिन लगाएंगे, 6 days। तो 18 वुमेन कितना दिन लगाएंगी आप बताओ, 10 days लगाएंगी, ठीक है। 18 वुमेन को 10 days लग जाएंगे, क्योंकि ये वाली कहानी बन जाएगी, फिर ये स्टोरी होगी, राइट। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि अब 12 वीमेन और 12 मेन को एक साथ काम करना है। तो आपको बताना है कि 3 दिनों में हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। अगर उन्होंने इस अरेंजमेंट में 3 दिन काम किया तो कितना काम अभी भी बाकी रह जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जन चार्ट आपको मेन डेज और वीमेन डेज का भी पता चल गया कि ये आपका 72 हुआ और ये आपका 180 हो गया। ये वीमेन डेज है और ये आपका मेन डेज है। यहाँ से इवन आपको एफिशिएंसी रेशियो भी अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
कि 72 मेन डेज जो है वो इसके बराबर है, तो आप यहाँ कन्वर्जन भी कर सकते हैं अगर आप डिवाइड करें तो, राइट। 36 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, तो एफिशिएंसी रेशियो आपको आ गया 2:5 मेन और वीमेन का। तो आप देखिए, आप 2 मेन आपकी 5 वीमेन के इक्विवेलेंट हो गए, तो यहाँ 15 वीमेन को आप रिप्लेस कर सकते हो। किससे? 15 वीमेन को आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि 2 और 5 का रेशियो है, आप ध्यान से देखना। तो अगर इसको 5 को करस्पॉन्ड करोगे तो 6 वीमेन से आप इसको रिप्लेस कर पाओगे, तो टोटल 18 मेन हो गए। 18 मेन ने अगर 3 दिन तक काम किया तो 54 काम हो गया, 18 काम बाकी है आउट ऑफ 72, 1/4 बाकी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि टाइम टेकन बाई 24 चिल्ड्रेन टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई 16 वीमेन टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। इफ 24 वीमेन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 8 days, हाउ मेनी डेज विल 28 वीमेन एंड 24 चिल्ड्रेन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं 24 और यहाँ दिया है 16। आपको पता है रेशियो मालूम चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि दिया है ट्वाइस द टाइम टेकन बाई, इनको दुगना टाइम लगता है इनसे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप सीधे एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालोगे तो आपको दिखेगा 24 और 16, राइट। 24 और 16 का अगर हमने रेशियो निकाला तो आपको ये वैल्यू 8 से डिवाइड करोगे तो 3 और 2 मिल जाएगी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। खत्म इसलिए नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, इसको दुगना टाइम लग रहा है, ये 3 करने में दुगना लग रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है ना, अभी और गिराओ, ठीक है। ये 3:2 नहीं होने वाला है, अब ये टाइम दुगना ले रहा है, तो 3:1 हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पर 1:3 का एफिशिएंसी रेशियो बन गया वीमेन और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 28 वीमेन कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिनों में। बताना है कि 28 वीमेन के साथ 24 चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा आप मुझे एक चीज़ बता दो सर, कि 28 × 8 वाली स्टोरी पहले थी, ये वीमेन डेज था। मुझे कन्वर्जन चार्ट पता है कि 24 चिल्ड्रन आर इक्विवेलेंट टू, अगर ये वैल्यू 24 को करेस्पॉन्ड कर रही है ना, तो वीमेन में कन्वर्ट करना है मुझे। ये 24 को अगर करेस्पॉन्ड कर रहा है तो ये वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, यानी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 36 वीमेन में, इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे कि अब मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 9 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 जो आपका आएगा वो 6 से बड़ा आएगा, और 6 से बड़ा जो ऑप्शन है 2 दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कौन सा मार्क करें। ये देखो 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर डेसिमल में ना बदलते तो इसको सिंप्लीफाई करने अगर आप जाते, क्योंकि फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है अब 28, 2 और 9 में, तो 9 डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा। 6 से बड़ा और 9 डिनोमिनेटर में, पहला ऑप्शन ही, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 2 पाइप्स हैं, ए बी कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स एंड 17 1/7 आवर्स रेस्पेक्टिवली। हरिहर opened the pipes A and B to fill an empty tank, and sometime later he closed the taps A and B when the tank was supposed to be full. After that, it was found that the tank was emptied in 2.5 hours because an outlet pipe C connected to the tank was opened from the beginning. If Harihar closed the pipe C instead of closing pipe A and B, the remaining tank would have been filled in. पहले केस समझो। ये कह रहा है कि एक टैंक है, तो उस टैंक में क्या है, 2 पाइप हैं ए और बी, भर रहे हैं इसको। उनका टाइम दिया है 24 घंटे और 17 1/7 घंटे, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि एक हुआ क्या है कि हरिहर करता क्या है कि जब ये भर जाता है ना, मतलब बिल्कुल भरने वाला होता है, तो इसको बंद कर देता है ए और बी को, ठीक है, ताकि टैंक बिल्कुल भर गया, अब बंद कर दिया। लेकिन इसमें एक पाइप ना आउटलेट भी लगा हुआ है सी। तो हुआ क्या, हरिहर ने गलती से, ठीक है, अगर ए और बी को बंद किया और सी खुला है, उसको पता नहीं है कि सी भी है, एक आउटलेट पाइप खुला हुआ है, तो कह रहा है इसको जब बंद किया तो बंद करने के बाद 2.5 घंटे और लगे, सी ने खाली कर दिया पूरा। अब सी कब से खुला हुआ था, शुरू से खुला हुआ था। तो अब जरा ये कैलकुलेशन जरा ठीक से करते हैं, ए और बी कंबाइंड इसको कितनी देर में भरेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हरिहर कितनी देर में इनको बंद करता। तो देखो जरा टाइम रेशियो आपको पता है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जरा। ये 24 है, ये 17 7 एंड 1 120/7 हो गया। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 7:5 आपको मिल जाएगा, ये रेशियो, टाइम रेशियो।
एफिशिएंसी रेशियो के टर्म में करोगे तो 5:7 आ जाएगा। अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पर लिखूँ तो ये 5:7 हो गया। अब सिंपल है, 120 यूनिट का वर्क आप टोटल मान लो, तो ये मिल गया 5:7। कंबाइंड है 5, 7, 12, कितना लगेगा 10 घंटा, यानी हरिहर इसको 10 घंटे बाद ए और बी को बंद कर रहा होता। अब सी चूंकि शुरू से खुला हुआ था, यानी सी को इस पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगा, 12.5 घंटे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम भरा किसने, ए और बी ने, कितने घंटे तक, 10 घंटे में, और सी ने टोटल कितने टाइम में खाली कर दिया, 12.5 घंटे में। आफ्टर क्लोजिंग ये 2.5 घंटे और लगा रहा है, इसका मतलब क्या, शुरू से चल रहा है भाई, 12.5 घंटे लगेंगे इसको पूरा खाली करने में। यानी अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि सी जो है ना, ये 12.5 घंटे लगा रहा है इसको खाली करने में पूरा। अब क्या कह रहे हैं कि केस अगर ऐसा होता कि हरिहर ने जब ये टैंक भरने का होता है यूजुअल टाइम, अगर सी खुला ना होता तो उस टाइम पे अगर उसने सी को बंद कर दिया होता, यानी क्या होता, 10 घंटे बाद उसने सी को बंद कर दिया, यानी सी ने कितनी देर तक काम किया, 12.5 घंटे तक, 10 घंटे तक काम किया, सॉरी। सी 12.5 घंटे में ना पूरा टैंक खाली कर देता, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू पूरा टैंक खाली कर देता। लेकिन 10 ही घंटे अगर ये काम कर रहा है तो आपको पता है क्या होगा, 10/12.5 कितना होगा आपका, 2.5 से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/5। 80% ऑफ द वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ द टैंक ये खाली कर चुका होगा। ए और बी को अब ये 80% फिर से भरना पड़ेगा। तो आपको पता है ए और बी मिलके पूरे टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, 80% और भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। प्योरली क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन थिंकिंग। ज़्यादा लिखोगे तो दिक्कत होगी, कम लिखोगे आराम से निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं, कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं डरना है, क्वेश्चन कितना लंबा है ये नहीं देखना है। अभी जब आप प्रैक्टिस फेज में हो, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करना है। जब आप मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में चले जाते हो, जैसा किताबों में दिया हुआ है, फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना। अगर आप सोचते हो कि अच्छा इस केस में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा एक एक स्टेप करके आप आगे थोड़ा बढ़ना शुरू करोगे ना, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में मज़ा आया होगा।